BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 1। जियाओ मिंग। डू शिष्य, एक सितारा। जादुई परीक्षण स्मारक के शीर्ष पर चमकते हुए 5 बड़े अक्षरों को देखते हुए मंच पर मौजूद लड़के ने राहत की हल्की सांस ली। उसका सिर ऊपर उठा, उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और हथेलियां जो उसने पहले कसकर पकड़ी हुई थीं, ढीली हो गईं। जियाओ यान। डू शिष्य, एक सितारा। स्तर निम्न। जादुई पत्थर की गोली के पास एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गोली पर दी गई जानकारी पर एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित स्वर में इसकी घोषणा की। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्द अभी अभी उसके मुंह से निकले थे और जैसा कि अपेक्षित था, भीड़ भरे चौक में हलचल मच गई। डू शिष्य, एक सितारा, क्या मैंने सही सुना? मुझे जगाने के लिए जल्दी से मुझे चुटकी काटो। आउच, तुम सच में चुटकी काट रहे हो? अरे, क्या तुमने मुझे चुटकी काटने के लिए नहीं कहा था? क्या इससे दर्द हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। यह कोई सपना नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो यंग मास्टर जियाओ यान सिर्फ 4 साल का है और उसने अभी कुछ समय पहले ही साधना शुरू की है न? ये सही है। यंग मास्टर जियाओ यान इतनी जल्दी डू क्यूई की साधना कर सकता है। वह बेहद प्रतिभाशाली लगता है। हमारे जियाओ परिवार में एक और युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति होने वाला है जो वुटेन शहर में प्रसिद्ध होगा। हा, मैंने पहले कहा था कि यंग मास्टर जियाओ यान अविश्वसनीय रूप से सुंदर है और निश्चित रूप से भविष्य में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। देखा, मैं सही था। चलो, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि जियो परिवार के तीसरे युवा मास्टर के रूप में इस बच्चे की मुस्कान इतनी कामुक थी कि इससे परिवार की छवि प्रभावित होगी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि युवा मास्टर जियो यान बहुत प्रतिभाशाली है। कुछ साल पहले पुराने कबीले के मुखिया ने उसके लिए जो विवाह व्यवस्था तय की थी, उसके अलावा वह निश्चित रूप से भविष्य में कबीले के मुखिया का पद प्राप्त करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भविष्य में बड़ों और कबीले के मुखिया जियो जान के बीच लड़ाई में शामिल न हो। हे, मुझे पता है, युवा मास्टर जियो यान में इतनी मजबूत प्रतिभा है। मैं उसकी प्रशंसा करने के लिए और भी इंतजार नहीं कर सकता। आसपास से आ रही तारीफों और सुखद प्रशंसा को सुनकर गर्वित मोर जैसे लड़के ने अपना छोटा सिर और भी ऊंचा कर लिया। एक जीवंत भीड़ के बीच हमेशा कोई न कोई ऐसा होता था जो जगह से बाहर लगता था। ये वही जियाओ यान था जिसने भविष्य में चिल्लाते हुए कहा था, 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं अब गरीब हूं। है न? भीड़ के बाहरी इलाके में जियाओ मिंग ने बच्चों के एक समूह द्वारा अभिवादन किए जा रहे छोटे लड़के को उदासीनता से देखा, जैसे कि वह एक सुपरस्टार हो, और अंदर से कुछ अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए उसने उन बच्चों की तरह उसका अभिवादन नहीं किया। जियामा साम्राज्य में वुटेन शहर के 3 मुख्य कुलों में से एक के रूप में जियाओ परिवार में कबीले के सदस्यों की काफ़ी संख्या थी। इसलिए कबीले को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2 मुख्य गुटों में विभाजित किया गया था। बड़ों का गुट, जिसका नेतृत्व ग्रैंड एल्डर करता था, और कबीले के मुखिया का गुट, जिसका नेतृत्व जियाओ जान करता था। बेशक इनका जियाओ मिंग द्वारा जियाओ यान की प्रशंसा करने की पहल न करने से कोई लेना देना नहीं था। जियाओ कबीले के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह कुछ भी हो। जियो मिंग आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसका कारण ये था कि जियो यान की तरह वह भी पुनर्जन्म लेने वाला था। अगर जियो मिंग से पूछा जाए कि वह इस दुनिया में कैसे आया, तो वह बस इतना ही कह सकता है कि ट्रक कुंट ने उसके अच्छे प्रदर्शन के कारण उसे चुना था। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही जियो परिवार का सदस्य था और उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और वह अनाथ हो चुका था। सौभाग्य से जियो परिवार एक बड़ा परिवार था और ऐसे नियम और कानून थे जिनके अनुसार नौकरों को अनाथ बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, खासकर जियो मिंग जैसे बच्चों की, जिनके माता पिता कबीले के लिए लड़ते हुए मारे गए, और उनके लिए पेंशन भी थी। इस वजह से जियो मिंग बिना किसी देखभाल के मरने के बजाय बिना किसी नुकसान के बड़ा हो पाया, और यही कारण था कि भले ही वह पुनर्जन्म लेने वाला था, फिर भी उसके पास जियो परिवार के साथ एक मजबूत पहचान थी। एक परिपक्व दिमाग वाले पुनर्जन्म के रूप में जियो मिंग बच्चों की तरह नहीं खेलता था। हालांकि वह जियाओ यान की ही उम्र का था और बाहर वालों को बच्चा ही लगता था, यहाँ तक कि वह बहुत प्यारा भी दिखता था। लेकिन अगर उसे जियाओ यान जैसे बकबक करने वाले बच्चों के समूह में शामिल होने के लिए कहा जाए, उसे डर है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बच्चों का ये समूह जियाओ यान को खुश करने के लिए था, जो अब जियाओ परिवार का बाल राजा था। जब वह खुद एक पुनर्जन्म करता था तो वह दूसरे पुनर्जन्मकर्ता के जूते क्यों चाटेगा? जहां तक जियाओ यान के पास दौड़ने और उसके साथ बातचीत करने का विचार है, जहां एक पुनर्जन्मकर्ता अपने जैसे दूसरे से मिलता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, यह विचार उसके लिए और भी बुरा था। वह ऐसा करने के लिए पागल नहीं था। ऐसी बात से उसे कोई फायदा नहीं होगा, तो वह जियाओ यान के सामने अपना रहस्य क्यों उजागर करेगा? जहां तक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करने, अच्छे संबंध बनाने के लिए जियाओ यान से संपर्क करने का नाटक करने और फिर चुपचाप उसके गले में पड़ी अंगूठी चुराने की बात है जिसमें याओ लाओ छिपा हुआ था, उसने इसके बारे में और भी कम सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ मिंग को नहीं लगता था कि अंगूठी में याओ लाओ लगातार नींद की अवस्था में होगा।
उसका मानना था कि याओ लाओ वास्तव में बेहोश होने के बजाय बाहरी दुनिया के बारे में जानता था। भविष्य में जियाओयान की डुक्यूई को अवशोषित करना निश्चित रूप से कुछ जानबूझकर किया गया था, अन्यथा वह अभी जियाओयान की डुक्यूई को अवशोषित कर सकता था। वह अतीत में जियाओ जहान की पत्नी की डुक्यूई को भी अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन जियाओ मिंग ने ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी थी कि कबीले के मुखिया की पत्नी अतीत में साधना करने में विफल रही थी। अगर वह अंगूठी चुराने की परेशानी उठाता और फिर याओ लाओ को उसके बारे में बुरा लगता, यहाँ तक कि उसे ये भी बता देता कि वह उसका शिष्य बनने के योग्य नहीं है, तो क्या वह जोकर नहीं बन जाता? ये जीवन मरण का सवाल भी हो सकता था। उसे चाटना सवाल से बाहर था और चोरी करना तो और भी कम था। एकमात्र विकल्प बचा था कि वह अच्छी तरह से साधना करे और जियाओ यान के लिए एक दर्शक से ज्यादा कुछ न बने। जब सच्ची प्रतिभा की बात आती है तो जियाओ यान उसके जितना अच्छा नहीं था। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में डुक्यूई स्पष्ट रूप से 1 स्टार डू शिष्य से ज्यादा थी, जियाओ मिंग ने एक कमजोर मुस्कान प्रकट की। शायद पुनर्जन्म लेने के कारण ही जियाओ मिंग की साधना प्रतिभा काफी उत्कृष्ट थी, और वह नहीं जानता कि आयामों को पार करना इसका कारण था या नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति जियाओ यान से भी अधिक शक्तिशाली थी। कुछ दिन पहले अपने जैसे अनाथों की देखभाल करने वाले नौकर को परेशान करने के बाद उसने नौकर से उसे डू शिष्य क्षेत्र के लिए साधना विधि सिखाने के लिए कहा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी साधना शुरू कर दी और बिना किसी अड़चन के 2 सितारा शिष्य तक साधना की। समय को देखते हुए भले ही बाद में इसे तोड़ना अधिक कठिन होगा, जियाओ मिंग को यकीन था कि वह 2 साल में डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच जाएगा। एक 6 वर्षीय डू प्रैक्टिशनर। जियाओ मिंग अब अपने डू क्यू का परीक्षण करने और अपनी साधना प्रतिभा को उजागर करने के लिए ऊपर जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार जियाओ परिवार इतना छोटा था कि उसकी प्रतिभा को उजागर करना बहुत खतरनाक होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वुटैन शहर में 2 अन्य कबीले थे जो जियाओ कबीले से कमतर नहीं थे, और वह जियाओ कबीले के तीसरे युवा गुरु जियाओ यान की तरह नहीं था, जिसके बाहर जाने पर एक अनुरक्षक होता था। अब चूंकि वह युवा था और लंबे समय से साधना नहीं कर रहा था, इसलिए वह स्वेच्छा से अपनी डुक्यूई का परीक्षण करने के लिए ऊपर जाने या न जाने का चुनाव कर सकता था। हालांकि जब वह 2 साल बड़ा हो गया तो उसे अनिवार्य रूप से इसका परीक्षण करने के लिए मैजिक स्टोन स्मारक पर जाना होगा। क्या उसे जानबूझकर धीमी गति से प्रशिक्षण लेना पड़ा? लेकिन केवल इस कारण से साधना में देरी करने के लिए जियाओ मिंग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। मैं आज पहले परीक्षा नहीं लूंगा और देखूंगा कि मैं बाद में क्या कर सकता हूं। अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो मैं केवल अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकता हूं, और भविष्य में मैं जियाओ परिवार को छोड़ने से बचूंगा। उसके बाद मैं जिया नान अकादमी द्वारा भर्ती शुरू होने तक प्रतीक्षा करूंगा और मैं सीधे वहां जा सकता हूं। जियाओ मिंग ने असहाय होकर आह भरी। वह पुनर्जन्म लेने वालों से बहुत ईर्ष्या करता था जिनके पास एक प्रणाली थी और इसके माध्यम से वे जो चाहें प्राप्त कर सकते थे। भंडारण स्थान, अपनी साधना के स्तर को छिपाने में सक्षम होना, और वह सब बुनियादी बकवास। वे अपनी इच्छानुसार गोलियां भी ले सकते थे बिना किसी दुष्प्रभाव के, और सोते समय भी अपनी साधना बढ़ा सकते थे। उसके जैसा कोई कहाँ था जिसने बड़े होने से पहले ही समाप्त हो जाने के डर से इतनी सहजता से स्तर बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसे खुद भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अन्य पुनर्जन्मों के लिए अपमान था। डिंग, लाइफ सिम्युलेटर चालू है। अध्याय 2, जीवन सिम्युलेटर। डिंग, जीवन सिम्युलेटर शुरू हो गया है। सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। क्या आप जीवन सिम्युलेटर शुरू करना चाहते हैं? जैसे ही जियो मिंग उन पुनर्जन्मों से ईर्ष्या कर रहा था, अचानक उसके सिर में एक आवाज गूंजी। अरे, क्या मैं यही सोचता हूँ? 4 साल हो गए हैं। सुनहरी उंगली। आखिरकार मेरे पास एक सुनहरी उंगली है। एक पल की उत्तेजना के बाद जियो मिंग शांत हो गया और चुपचाप अपने आप से सोचने लगा, अभी पहल मत करो। इस समय वह अभी भी जियो परिवार की जादुई गोली के परीक्षण स्थल में था, और इस समय उसके लिए सिस्टम का अध्ययन करना उपयुक्त नहीं था। परीक्षण के लिए अभी भी इंतजार कर रही भीड़ को देखते हुए जियो मिंग मुड़ा और जियो परिवार के पीछे के पहाड़ की ओर चल दिया जहां वह रहता था। वहां उसके जैसे कई अनाथ थे और यह शोध के लिए उपयुक्त नहीं था। पहाड़ के पीछे, जो आमतौर पर सड़कों से दूर था, जाने के लिए एक अच्छी जगह थी। ... जब वह पहाड़ के पीछे पहुंचा और बैठने के लिए एकांत जगह मिली तो जियाओ मिंग अपने मन में सवाल पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह जीवन सिम्युलेटर है ना? मुझे अपने उपयोग के बारे में बताओ। जियाओ मिंग को वह सीधा जवाब नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय जानकारी का खजाना उसके दिमाग में एक मैनुअल की तरह भर गया। इसने जियाओ मिंग को तुरंत यह समझने में मदद की कि यह जीवन सिम्युलेटर क्या करता है। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करने की विधि सरल थी। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करने की विधि सरल थी। हर 7 दिनों में उसे एक बार अपने जीवन का अनुकरण करने का अवसर मिलता था। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करते समय वह उस दिन से अनुकरण करेगा जिस दिन उसने अनुकरण शुरू किया था। जब वह नकली जीवन में मर जाता है तो अनुकरण समाप्त हो जाता है।
जब भी जीवन सिम्युलेटर किसी जीवन का अनुकरण करता है तो यह उसके दिमाग में एक पाठ के रूप में दिखाई देगा और अनुकरण के अंत में जीवन सिम्युलेटर यादृच्छिक रूप से उसके दिमाग में दिखाई देने वाली 3 चीज़ों को उसके लिए चुनने के लिए चुनेगा। लाइफ सिम्युलेटर द्वारा निकाली जा सकने वाली चीज़ों में कोई भी खगोलीय खजाना, शक्तिशाली प्रतिभाएं, मार्शल आर्ट तकनीकें, हथियार और खजाने और यहाँ तक कि जीवन की धारणाएं भी शामिल हैं। वैसे भी जब तक ये दिखाई देता है वह इसे चुन सकता है। यह नहीं कहा जा सकता था कि यह फंक्शन कमज़ोर था, हालांकि यह उन प्रणालियों जितना अच्छा नहीं था जो दैनिक लॉगिन पुरस्कार देते थे। जियाओ मिंग पहले से ही संतुष्ट था। अहम लाइफ सिम्युलेटर क्या कोई स्टार्टर गिफ्ट पैक है? पहले पढ़े गए उपन्यास के नायक से संकेत लेते हुए जियाओ मिंग ने चुटीले अंदाज में पूछा। नहीं, होस्ट के लिए एक लाइफ सिमुलेशन अवसर का पता चला है। क्या आप लाइफ सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? तो भूल जाओ, लाइफ सिमुलेशन शुरू करो। डिंग, सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, जियो परिवार एक डू साधना परीक्षण आयोजित करता है और आप देखते हैं कि जियो परिवार का तीसरा युवा गुरु जियो यान, जो एक पुनर्जन्मकर्ता भी है, अच्छे मूड में है और खुद के लिए एक नाम बनाता है, लेकिन आप प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद आप फिलहाल अपनी साधना को छिपाने का फैसला करते हैं। दिन 2, आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे दिन साधना करते हैं। दिन 3, आप साधना करने के लिए जल्दी उठते हैं और दोपहर को आपको भूख लगती है और आप जियो परिवार के सामुदायिक भोजन कक्ष में जाते हैं, जो विशेष रूप से अनाथों के खाने के लिए बनाया गया है। जैसे ही आप खाते हैं, आप देखते हैं कि हर कोई आज परिवार में आए महान अतिथि के बारे में बात कर रहा है, जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। भोजन के बाद आप दिन के बाकी समय के लिए साधना करने के लिए पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। दिन 4, आप साधना करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। दिन 5, आप उठते हैं और साधना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आपको खेलने के लिए आमंत्रित किया। आप विनम्रता से मना कर देते हैं और बच्चे आपको उबाऊ पाते हैं। आपको पता चलता है कि जियाओ जुनर नाम का एक दूर का रिश्तेदार जियाओ परिवार में आ गया है। दिन 6, आपको लगता है कि आपको अपनी साधना में काम और आराम को एक साथ मिलाना चाहिए, इसलिए आप जियाओ परिवार के चारों ओर घूमते हैं और ठीक उसी समय आप जियाओ यान से मिलते हैं, जो जियाओ जुनर को जियाओ परिवार से परिचित कराने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गर्म पानी के झरने में भीगने के लिए पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। दिन 7, आप खेती करने के लिए उठते हैं और फिर से जियाओ यान और जियाओ जुनर से मिलते हैं। आप देखते हैं कि जियाओ यान जियाओ जुनर को अजीब तरीके से देख रहा है और आप इसके बारे में सोचते रहते हैं। रात में पहाड़ के पीछे से वापस आते समय आपको एक छोटी छिपी हुई आकृति दिखाई देती है। आप उसका पीछा करते हैं और पाते हैं कि यह जियाओ यान है, जो एक कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन न्याय की भावना से आप उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। दिन 8... दिन 30, आप सुबह जल्दी उठे और 3 स्टार डू डिसिपल की साधना की और सफलता प्राप्त की। दिन 95, आप सुबह जल्दी उठे और 4 स्टार डू डिसिपल की साधना की और सफलता प्राप्त की। दिन 100, आप जियो परिवार के डू तकनीक हॉल में गए और लोहुआंग डू तकनीक टाइगर पावर फिस्ट सीखी। आप इस घटिया लो ग्रेड डू तकनीक को सीखने में सक्षम होने के कारण बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। दिन 101, आप उठते हैं और अपनी डू तकनीक की साधना करने के लिए पहाड़ के पीछे जाते हैं। दिन 120, आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी निम्न स्तरीय डू तकनीक टाइगर पावर फिस्ट की साधना करते हैं जब तक कि आप अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते। दिन 300, आप शहर में घूम रहे हैं और सुनते हैं कि मिटीर नीलामी घर में नीलामी में एक स्टोरेज रिंग है। आपके पास मौजूद मुट्ठी भर सोने के सिक्कों को छूते हुए आप खेती करने के लिए घर भागते हैं। दिन 365, जियाओ परिवार एक बार फिर डू साधना परीक्षण आयोजित करता है और युवा पीढ़ी को परीक्षण के लिए मंच पर लाया जाता है। आप भीड़ की नज़रों के सामने 7 सितारा डू शिष्य की अपनी ताकत का खुलासा करते हैं और जियाओ परिवार के लोग चौंक जाते हैं। दिन 366, आपकी साधना प्रतिभा के कारण कबीले ने आपको एक नौकरानी और 2 रक्षक दिए और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा की खबर फैल गई। दिन 370, आपने जियाओ निंग और दूसरों के साथ खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अकेले ही साधना की। दिन 545, आपने अपनी बवंडर क्यूई को संघनित किया और 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचे। आपने कबीले के बुजुर्गों को इसकी सूचना दी। दिन 547, आपने अपनी डू क्यूई विशेषता आत्मीयता को अग्नि विशेषता के रूप में मापा। आप निराश थे कि आप लकड़ी की विशेषता के बिना कीमियागर नहीं बन सकते। चूंकि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको डू पवेलियन में क्यूई विधि चुनने के लिए जाने की अनुमति दी जाती है और आपको हाई हुआंग क्यूई विधि रिफाइनिंग फायर मिलती है।
दिन 670, जियानान अकादमी छात्रों की भर्ती के लिए वुटेन शहर आए। आप इतने प्रतिभाशाली थे कि आपने प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। दिन 2490, आप जियानान अकादमी के इन अकादमी के बाहर जंगल में औषधीय जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे और एक रैंक 5 जादुई जानवर का सामना किया और मर गए। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा आइटम चुने गए। वर्तमान में उपलब्ध लो ग्रेड स्टोरेज रिंग, फॉलन हॉट फ्लेम, इंटरमीडिएट जुवान-डू तकनीक, टाइगर रोआरिंग जजमेंट। कृपया एक का चयन करें। ओह ये, जियाओ मिंग ने अपने गाल को खरोंचा। लाइफ सिम्युलेटर में अपनी जल्दबाजी में हुई मौत पर थोड़ा अवाक, क्योंकि वह चुनने की कठिनाई में पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहला सिमुलेशन था जहां उसे इसे कुछ अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने की किसी तरह की गारंटी थी, लेकिन वह वास्तव में फॉलन हॉट फ्लेम जैसी उच्च स्तर की चीज चुन सकता था। सिमुलेशन के 2490 दिनों में फॉलन हॉट फ्लेम सबसे उच्च स्तरीय आइटम रहा होगा जो दिखाई दिया था, और इसे उसने इन अकादमी में शामिल होने के बाद ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में प्रवेश करने पर इसके बारे में सुनकर प्राप्त किया होगा। फॉलन हॉट फ्लेम स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग पर 14वीं ज्वाला थी, और जो लोग इसे निगलते और परिष्कृत करते थे वे अपने डू क्यूई को हर समय हॉट फ्लेम एसेंस द्वारा नियंत्रित कर सकते थे, जिसे प्रशिक्षण धोखा मशीन के रूप में जाना जाता है। युद्ध में ये प्रतिद्वंद्वी के शरीर के भीतर फॉलन हॉट फ्लेम भी बना सकता है, ताकि युद्ध के दौरान फॉलन हॉट फ्लेम के दमन से प्रतिद्वंद्वी विचलित हो जाए और कम ताकत वाले लोग बस स्वतः ही जल जाएंगे, जिसे मॉब क्लीनर कहा जा सकता है। इन 3 विकल्पों में से फॉलन हॉट फ्लेम निस्संदेह सबसे मूल्यवान था और वह जिसे जियो मिंग सबसे अधिक चुनना चाहता था। हालांकि वह इसे नहीं चुन सका। अध्याय 3, जियो परिवार का मूल्यवान अतिथि। ऐसा नहीं था कि लाइफ सिम्युलेटर ढीठ था और उसे कोई विकल्प नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उच्च स्तरीय आइटम चुनने के लिए ऊर्जा बिंदुओं या किसी चीज़ की आवश्यकता थी। वह फॉलन हॉट फ्लेम नहीं चुन सका। इसका कारण सरल था, ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो मिंग बहुत कमज़ोर था। लाइफ सिम्युलेटर द्वारा दी गई चीज़ें प्रतिभा प्रकार की वस्तुओं को छोड़कर जो सीधे किसी के शरीर में एकीकृत होंगी, जैसे कि डू तकनीक, क्यूई विधियाँ और इसी तरह सीधे उसके चेहरे के सामने प्रदर्शित होंगी। स्वर्गीय लॉ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सीधे उसके सामने भी प्रकट होती है। लाइफ सिम्युलेटर में सिस्टम स्पेस जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिसमें वह अस्थायी रूप से स्वर्गीय लॉ को अंदर रख सकता था। स्वर्गीय लॉ चुनने के बाद अगर फॉलन हॉट फ्लेम सीधे उसके सामने आती तो उसकी खुद की 2 सितारा डू शिष्य की ताकत के साथ वह 1 सेकंड में मर जाता। इसलिए जियाओ मिंग को लगा कि वह इसे नहीं चुन सकता, लेकिन फॉलन हॉट फ्लेम जैसी अच्छी चीज़ के लिए वह इसे न चुनने के लिए तैयार नहीं था, और अन्य 2 विकल्प थोड़ा भी ध्यान देने योग्य नहीं थे। आह, कितना दर्दनाक! जियाओ मिंग इतना क्रोधित था कि उसने अपना पैर पटक दिया। डिंग, कृपया 3 विकल्पों में से एक चुनें। अरे, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम मेरे इस बारे में एक पल सोचने का इंतज़ार नहीं कर सकते? जियाओ मिंग ने कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार लो ग्रेड स्टोरेज रिंग को चुना। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह फॉलन हॉट फ्लेम को चुनता। उसकी छोटी सी जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और लो ग्रेड स्टोरेज रिंग की तुलना इंटरमीडिएट जुवान-डू तकनीक से करने पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि इंटरमीडिएट जुवान-डू तकनीक बेहतर थी। हालांकि इस बात पर भी विचार किया गया कि जियाओ मिंग ने लो ग्रेड स्टोरेज रिंग को क्यों चुना। मध्यवर्ती जुबान-डू तकनीक निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन इस समय उसका साधना स्तर अभी भी डू शिष्य क्षेत्र में था और उसका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उसे फिलहाल डू तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंटरमीडिएट जुबान-डू तकनीक टाइगर रोआरिंग जजमेंट भी एक प्रकार की ध्वनि तरंग तकनीक थी, जिसे विकसित करना आसान नहीं था, और यह बहुत शोरगुल भी करती थी। इसलिए जब समय आता तो लोगों के लिए इसे खोजना आसान होता, और यह स्पष्ट रूप से समझाना आसान नहीं था कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। इस समय जियाओ मिंग अभी भी कम प्रोफाइल रखना चाहता था। अगर यह इंटरमीडिएट जुबान अग्नि विशेषता डू तकनीक होती तो वह इसे चुनने में संकोच नहीं करता, लेकिन ये टाइगर रोआरिंग जजमेंट, इसे भूल जाओ। निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी खराब नहीं थी, क्योंकि इसे केवल कबीले के मुखिया और जियाओ परिवार के ग्रैंड एल्डर के पास रखा जाता था, और उसके पास इसके बाद मिलने वाली वस्तुओं को छिपाने के लिए एक जगह होती। जैसे ही उसने चुनना समाप्त किया, जियाओ मिंग के सामने एक काली अंगूठी बिना आवाज के दिखाई दी। एक त्वरित नज़र से उसने अंगूठी को उठाया क्योंकि यह नीचे गिर गई थी, और इसे ध्यान से जांचने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा। क्या ये स्टोरेज रिंग है? ये काफ़ी जादुई है। अपनी आत्मा शक्ति से इसे महसूस करने के बाद अंदर शायद 5 क्यूबिक मीटर जगह थी। जियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने गले में पहनने के लिए रस्सी की तलाश की। हालांकि यह स्टोरेज रिंग तीनों विकल्पों में से सबसे कम मूल्यवान है, फिर भी इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं, जो जियाओ परिवार को भी बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे अच्छी तरह से छिपाना होगा। अगर कोई इसे खोज लेता है तो इसे समझाना मुश्किल है। जियाओ मिंग, जिसने स्टोरेज रिंग रखी थी, तुरंत पहाड़ के पीछे नहीं गया, लेकिन वह एक बात के बारे में सोच रहा था।
लाइफ सिम्युलेटर ने सिम्युलेटर के बिना ही जीवन का अनुकरण किया। दूसरे शब्दों में, अगर कोई सिम्युलेटर नहीं होता तो उसके दिमाग में जो जीवन दिखाई देता वह होना ही था। हालांकि जियाओमिंग भविष्य में इतनी जल्दी मरने के विचार से थोड़ा अवाक था, लेकिन सिम्युलेटर में बताई गई जानकारी पर ध्यान से विचार करना उचित था। ये जीवन सिम्युलेटर भी एक तरह से भविष्य की भविष्यवाणी थी और इसका फायदा उठाया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि जियो परिवार के मूल्यवान मेहमान कल के बाद आने वाले गुयुआन और गुजुनर होने चाहिए, इसलिए इस घटना का उपयोग ये जांचने के लिए करना सबसे अच्छा है कि क्या जीवन सिम्युलेटर सिमुलेशन सटीक है। साधना में समय चुपचाप बीतता गया और एक दिन बाद जियाओमिंग पहाड़ के पीछे अपनी साधना से भोजन कक्ष में लौट आया। आसपास के माहौल पर ध्यान देने के बाद वास्तव में कुछ बच्चों की बकबक पास में ही सुनाई दे रही थी। अरे अरे, क्या तुमने सुना? आज परिवार के अंदर मूल्यवान मेहमान हैं और कबीले के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से उनका मनोरंजन किया है। क्या? कबीले के मुखिया एक ग्रैंड मास्टर पावर हाउस हैं, इसलिए जो कोई भी उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जा सकता है वह भी एक ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि मूल्यवान मेहमान आ गए हैं? मैंने उन्हें अभी आते ही देखा था। कबीले के मुखिया ने उन्हें हॉल में आमंत्रित किया। ग्रैंड एल्डर और अन्य लोग भी अंदर थे। वह आभा निश्चित रूप से मजबूत थी और उनके साथ हमारी ही उम्र की एक लड़की थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वे बहुत छोटे थे और कुछ बच्चों की बातचीत जल्द ही इस ओर चली गई कि उन्हें आज कहाँ खेलना चाहिए। जियाओमिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस डाइनिंग हॉल में खाने के लिए रुके लोग बहुत छोटे अनाथ थे और बड़े बच्चे जो खुद की देखभाल कर सकते थे वे मूल रूप से अपने माता पिता के घर चले गए थे। इस खबर को सुन पाना अच्छा था। ऐसा लगता है कि सिमुलेशन काफ़ी सटीक है। जियाओमिंग ने सोच में अपनी ठुड्डी रगड़ी। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कीमियागर बनने की प्रतिभा नहीं थी? जियाओमिंग को सिम्युलेटर से अभी भी याद था कि उसका शरीर एक शुद्ध अग्नि शरीर था और उसमें लकड़ी की विशेषता का कोई संकेत नहीं था। कीमियागर सभी प्रकार की जादुई गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे और उनकी स्थिति डुकी महाद्वीप में बेहद प्रमुख थी, जिसमें अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अपील थी। स्वाभाविक रूप से जियाओमिंग भी ऐसा ही अस्तित्व बनना चाहता था। उसकी आत्मा की धारणा बिल्कुल पर्याप्त थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके गुण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। वह केवल बाद में देखने के लिए इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह सिम्युलेटर से कीमियागर प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। जियाओमिंग ने डाइनिंग हॉल में जो कुछ भी चाहा उसे उठाया, अपना खाना खत्म किया और जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने अचानक किसी को उस पर चिल्लाते हुए सुना। जियाओमिंग, चलो आज दोपहर 7 में बाजार चलते हैं। जियाओमिंग ने पलटकर देखा कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उस समूह की एक लड़की थी जिसने अभी अभी गुयुआन के बारे में बात की थी। पुनर्जन्म के बाद जियाओमिंग को लाल होंठ, सफ़ेद दांत और सुंदर भौहों वाला शरीर मिला। एक सुंदर लड़के की शक्ल। पूरे जियाओ परिवार में उससे ज़्यादा सुंदर लड़का कोई नहीं पा सकता था। जियाओ परिवार के बच्चे, लड़के और लड़कियां खास तौर पर उसके साथ खेलना पसंद करते थे। लेकिन वह जियाओयान नहीं था, इसलिए उसे बच्चों के साथ घर खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियाओमिंग ने उन कुछ बच्चों के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और उनके पछतावे भरे चेहरे के बीच डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। अगले 2 दिनों तक जियाओमिंग अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहा था। अगले दिन जियाओमिंग, जो साधना में डूबा हुआ था, साधना करने के लिए जल्दी नहीं उठा। आखिरकार मैं अभी भी बहुत छोटा हूं और मुझ में इतनी ऊर्जा नहीं है और मैं भी गहन साधना से थक जाता हूं। जियाओमिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे समझ में आ गया कि सिम्युलेटर में उसका खुद का व्यक्तित्व आज साधना करने के बजाय जियाओ परिवार के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था। नाश्ते के बाद जियाओमिंग ने फैसला किया कि जियाओ परिवार के इर्द गिर्द घूमने के सिम्युलेटर में उसी विकास का पालन न करना बेहतर है। शायद वह डू तकनीक कक्ष में जा सकता है और देख सकता है कि क्या उसे साधना के लिए कुछ डू तकनीकें मिल सकती हैं। इसके बारे में सोचते हुए वह तुरंत उठ गया और डू तकनीक हॉल की ओर चल पड़ा। सुव्यवस्थित जियाओ परिवार के घर से गुजरते हुए जियाओमिंग दालान में जियाओयान से टकरा गया। इस समय जियाओयान के पीछे एक लड़की थी जिसका चेहरा ठंडा और स्वभाव कमल जैसा था, जो गुड़िया की तरह प्यारी थी। वहाँ हमारे जियाओ परिवार का डू तकनीक हॉल है, जिसमें हमारे परिवार द्वारा सदियों से एकत्रित की गई सभी डू तकनीकें संग्रहित हैं और हमारे जियाओ परिवार के सभी सदस्यों को अपनी डू तकनीकें चुनने के लिए इसमें प्रवेश करने का अवसर मिलता है। आप निम्न जुबान वर्ग में जितनी चाहें उतनी तकनीकें सीख सकते हैं और यदि आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो अंदर ड्यूटी पर डू प्रैक्टिशनर भी हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपने परिवार के लिए योग्यता हासिल की है तो आप उच्च जुबान डू तकनीक भी चुन सकते हैं। अध्याय 4 अवरोधन। जियाओयान ने गर्व से गुजुनर को डू तकनीक हॉल से परिचित कराया, जो बहुत दूर नहीं था। बाद में यह उल्लेख करना न भूलें, चचेरी बहन जुनर, क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहती हो क्योंकि तुम अभी अभी जियाओ परिवार में लौटी हो। गुजुनर का चेहरा बेफिक्र रहा और उसने जियाओयान को थोड़ा सिर हिलाया।
तो मैं चचेरी बहन जियाओ यान को परेशान करूंगी। गू जुनर की मीठी आवाज़ सुनकर जियाओ यान को उसके ठंडे रवैये से कुछ हद तक परेशानी महसूस हुई। उसने सोचा कि इस चचेरी बहन जुनर की उत्पत्ति क्या थी जो अचानक प्रकट हुई थी। उसके कंजूस बूढ़े पिता ने उसे कबीले से परिचित होने के लिए बुलाया और उसे चेतावनी दी कि वह उसे नाराज़ न करे। क्या वह सिर्फ एक बदमाश नहीं थी? युवा गुरु के रूप में इतने सालों तक रहने के बाद जियाओ यान में एक निश्चित मतलबीपन विकसित हो गया था। उसने नौकरी छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने जियाओ जान के गंभीर रवैये के बारे में सोचा, जब उसने उसे पहले बुलाया था, तो उसने कुछ समय के लिए इसे सहन करने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक योजना बनाई थी। वहाँ कौन है? मैं हूँ, जियाओ मिंग। जियाओ मिंग ने अपने कदमों को भी नहीं छिपाया और दो बातचीत करने वाले बच्चों ने उसे आसानी से पहचान लिया। कोने से बाहर आ रहे जियाओ मिंग को देखते हुए जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी और जोर से पूछा, अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है तो तुम कोने में क्यों रह रहे हो? जियाओ यान के मन में जियाओ मिंग के बारे में कुछ धारणाएं थीं। पूरे जियाओ परिवार में काफ़ी बच्चे थे और उन सभी में से यह जियाओ मिंग सबसे प्यारा लग रहा था। हालांकि जिस चीज़ ने उसे जियाओ मिंग की याद दिलाई वह उसका रूप नहीं था, बल्कि उसका रवैया था जब वह उसे देखता था। पूरे जियाओ परिवार में उसकी उम्र के सभी बच्चे सम्मान करते थे और उसकी प्रशंसा करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे, लेकिन केवल यह जियाओ मिंग था जो उसे देखते ही केवल सिर हिलाता और चला जाता था। न केवल उसे बल्कि जियाओ परिवार में सभी को इस बच्चे का हमेशा यही रवैया लगता था। यही कारण था कि जियाओ यान पर इस जियाओ मिंग की गहरी छाप थी। हालांकि अगर उसे सही से याद है तो क्या जियाओ मिंग के माता पिता की मृत्यु नहीं हुई थी और वह परिवार के बाहरी इलाके में अनाथालय में रह रहा था? तो उसके यहाँ बिना किसी कारण के आने का क्या कारण था? मैं डू तकनीक कक्ष की ओर ये देखने आया था कि क्या मेरे लिए कोई डू तकनीक उपयुक्त है। जियाओ यान समझ गया, डू तकनीक कक्ष बहुत दूर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ दिखाई दिया और कुछ मनोरंजन के साथ कहा, आपने अभी तक अपनी डू क्यूई का अभ्यास नहीं किया है ना? डू तकनीक चुनने का क्या मतलब है? गार्डों के लिए तुम्हें इस तरह से अंदर जाने देना अच्छा नहीं है, जाना समय की बर्बादी है, तुम सीधे वापस क्यों नहीं चले जाते? ऐसा कहने के बाद वह गू जुनर के साथ चला गया। यह जियाओ मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कभी डू तकनीक हॉल में नहीं गया था और उसे नहीं पता था कि वहां प्रवेश करने के लिए वास्तव में ऐसे नियम हैं। इसके बारे में सोचते हुए उसके पास डू क्यूई भी नहीं थी। आखिर वह डू तकनीक का अभ्यास क्यों करना चाहेगा? अगर वह बड़ा होता तो ठीक रहता, लेकिन इतना छोटा होने के कारण उसे अंदर जाने देना अजीब होगा। हालांकि जियाओ मिंग के पास डू क्यूई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरों को इसके बारे में पता था। ऐसा लग रहा था कि इस बार यह वास्तव में एक व्यर्थ यात्रा थी। जियाओ मिंग ने आह भरी और उन दो आकृतियों को देखा जो डू तकनीक हॉल की ओर जा रही थीं, और खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। यह जियाओ जान वास्तव में थोड़ा मूर्ख था। गू जुनर प्राचीन जैद चुराने के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में जियाओ परिवार के पास आई थी, और फिर भी वह इतनी मूर्ख थी कि उसने जियाओ यान को जियाओ परिवार से परिचित होने के लिए मार्गदर्शन करने दिया। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि वह इसे नहीं पा सकेगी? ये वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। अगर उसके पास प्राचीन जैड नहीं होता तो यह 1 महीने के भीतर चोरी हो जाता। ये सोचते हुए जियाओ मिंग ने अचानक अपनी मुस्कान खो दी और अपना सिर हिला दिया। यह जियाओ जान भी एक भोला व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसे डर था कि उसके पास अपनी कुछ योजनाएं हैं। मूल कहानी के अनुसार जियाओ यान और गू जुनर का संपर्क में आना एक अच्छा कदम था। भले ही उसे पहले गू जुनर के अपनी बहू बनने का विचार न आया हो, लेकिन जियाओ मिंग को डर था कि उसे जियाओ यान के साथ दोस्ती करने का आभास हो गया है। जैसा कि हुआ, जियाओ यान ने उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा और अपरंपरागत तरीकों से गू जुनर का दिल जीत लिया। जियो मिंग अब निश्चित रूप से गू जुनर को पाने के लिए जियो यान की हरकतों को दोहराने पर विचार कर सकता था। ये लड़की गू जुनर गू कबीले की उत्तराधिकारी होने के नाते उसका समर्थन करने में सक्षम थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो प्यार या नफरत करने की हिम्मत रखती थी और अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती थी। उसे छोड़ने के बजाय मरना पसंद करती थी। यह एक अच्छी बात थी, लेकिन जियो मिंग के पास ऐसा कोई विचार नहीं था। आखिर क्या वह जियो मिंग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो एक छोटी लड़की का फायदा उठाएगा? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। जियो यान ने अभी जो नज़र डाली है उसे देखकर यह बहुत संभव है कि वह आज दोपहर उसके कमरे में घुसने की योजना बना रहा हो, है न? जियो मिंग ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। सिम्युलेटर में वह वही था जिसने महसूस किया कि जियो यान कल गू जुनर को सही तरीके से नहीं देख रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ यान कल गू जुनर के कमरे में घुस जाएगा। इस साथ ही जियाओ यान को दुनिया के सभी पुरुषों को बदनाम करने से रोकने के लिए रात में निगरानी रखना बेहतर है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ की ओर चल दिया। अभी भी सुबह थी, इसलिए अब वह गर्म झरनों में भीगने के लिए पीछे के पहाड़ पर जा सकता था।
चांद चांदी की थाली की तरह था और आसमान सितारों से भरा था। जियाओ मिंग पीछे के पहाड़ से पिछवाड़े में दाखिल हुआ, जो अपरिचित कीड़ों की चहचहाहट से भरा था और चांद की चमकदार सफ़ेद रोशनी की तलाश में था। पिछवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल जियाओ परिवार के सबसे योग्य लोग ही रह सकते थे, जिसमें कई अलग अलग आंगन थे, और जियाओ यान के पास अपनी मां की मृत्यु के बाद एक छोटा सा आंगन था जिसमें उसकी सेवा करने के लिए विशेष नौकरानियां थीं। जियाओ मिंग एक के बाद एक आंगन से गुजरता हुआ जियाओ यान के छोटे से आंगन में पहुंच गया। एक गुप्त कोना ढूंढकर उसने अपने शरीर की गंध को छिपाने की पूरी कोशिश की, अंदर से थोड़ा शर्मिंदा था। क्या सिरदर्द है? मैं वास्तव में गर्म पानी के झरने में भीगते हुए सो गया था। ऐसा लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ था और मैंने पहले ही समय का ध्यान नहीं रखा। मुझे बस उम्मीद है कि जियाओ यान अभी तक बाहर नहीं आया है। सौभाग्य से जियाओ यान ने उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। जियाओ मिंग अभी कुछ देर पहले ही आया था जब उसने देखा कि आंगन का छोटा नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक कोयले जैसी काली आकृति चुपचाप बाहर निकल गई। चमकीले चांद की रोशनी में छाया में छिपे जियाओ मिंग ने आकृति का चेहरा साफ देखा। मैंने वाकई कोई गलती नहीं की। जियाओ यान आज रात गुजुनर के कमरे में जाएगा। जियाओ मिंग तुरंत उसे गिरफ्तार करने नहीं गया। एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए। इस समय जियाओ यान आरोप से इनकार करने का बहाना बना सकता था। दोनों जल्द ही दूसरे छोटे आंगन में पहुंच गए। जियाओ यान दीवार पर चढ़ रहा था जब जियाओ मिंग को पता चला कि समय हो गया है और वह तुरंत अंधेरे से बाहर कूद गया और चिल्लाया, कौन चुपके से बाहर निकल रहा है? आहे। जियाओ यान अभी भी गुजुनर के कमरे की दीवार पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी उसने अचानक एक आवाज़ सुनी जिससे वह अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो बैठा और झटके के कारण दीवार से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही जियाओ यान ने एक दर्दनाक चीख निकाली। इसके बाद जो हंगामा हुआ वह छोटा नहीं था और जाहिर तौर पर छोटे से आंगन में बैठी लड़की को परेशान कर रहा था, जिसने अपने कमरे में लाइट स्टोन जला दिया। जियाओ मिंग जियाओ यान के पास गया और अपने चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, चचेरे भाई जियाओ यान, ये तुम कैसे हो? तुम आधी रात को इस आंगन की दीवार पर चढ़कर क्या कर रहे थे? तुम कुछ बुरा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? यह जियाओ यान ने जब उस व्यक्ति को आते देखा तो उसे राहत मिली, लेकिन जब उसने जियाओ मिंग को ये पूछते सुना तो वह तुरंत घबरा गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह जुन एर के साथ अपने डू क्यूई का प्रयोग करने के लिए यहाँ चुपके से आया था, जो कुछ समय पहले ही जियाओ परिवार में आई थी। जियाओ परिवार के अन्य बच्चे मूल रूप से अपने माता पिता के साथ रहते थे और अनाथ बच्चे एक दूसरे के साथ एक कमरा साझा करते थे। केवल यह नई लड़की जुन एर उसके जैसे एक छोटे से आंगन में अकेली रहती थी, और दोनों आंगन एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, जो उसकी छोटी सी योजना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन क्या वह उसे यह बता सकता था? नहीं। अगर उसने उसे बताया और जियाओ मिंग ने दूसरों को उसके बारे में बता दिया, भले ही उसके पिता कबीले के मुखिया हों, तो उसके लिए कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जैसे ही जियाओ यान ने शब्दों को हकलाते हुए कहा, जवाब देते समय उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी तुमसे पूछना है, तुम आधी रात को आंगन में छिपकर क्या कर रहे थे? ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम कुछ चुराना चाहते थे, है न? अध्याय 5, दूसरा जीवन अनुकरण। तुम कुछ चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? जियाओ मिंग हंसा, पुनर्जन्म के योग्य अगर इस स्थिति में कोई और बच्चा होता तो मुझे डर है कि वह अपनी बुद्धि से डर जाता। केवल जियाओ यान ही अपना आपा नहीं खो सकता था और उस पर पलटवार कर सकता था। दुर्भाग्य से उसने खुद को इस मुसीबत के लिए तैयार कर लिया था। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं पीछे के पहाड़ के गर्म झरनों में सो गया था और अभी अभी उठा हूँ। पिछवाड़ा पीछे के पहाड़ के पास है। अगर मुझे वापस जाना है तो स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ से गुजरना होगा। ये तुम ही हो जो यहाँ भागे थे, जो वास्तव में अजीब है। अगर मुझे सही से याद है, क्या तुम्हारा छोटा सा आंगन वहाँ नहीं है? जियाओ मिंग ने अपने शब्दों की सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए अपने अभी भी थोड़े नम बालों को झकझोरा और जियाओ यान को चंचलता से देखा। जल्दी करो और मुझे अपना उद्देश्य बताओ, या मुझे निष्पादन हॉल को फ़ोन करना होगा। मैं क्रैकल। छोटे से आंगन का दरवाज़ा खुला, जिससे जियाओ यान की बातें बीच में ही रुक गईं। हरे रंग का पायजामा पहने और भावशून्य चेहरे के साथ गुजुनर दरवाजे पर दिखाई दी। इस समय गुजुनर का चेहरा पीला पड़ गया था, उस समय की तरह गुलाबी नहीं जब जियाओ मिंग ने आज उससे मुलाकात की थी, और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था जैसे कि वह कुछ छिपा रही हो। क्या कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों चचेरे भाई यहाँ आ गए? गुजुनर को ठंडे और उदासीन स्वभाव से देखते हुए, लेकिन हमेशा की तुलना में अधिक मार्मिक सुंदरता के साथ, जियाओ मिंग को पता था कि वह स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ के दुष्प्रभावों से पीड़ित थी। स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में चौथा अस्तित्व कुछ साल की उम्र में गुजुनर द्वारा उठाया गया था, और हालांकि उसने जो उठाया था वह केवल एक शिशु लॉ थी, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली थी।
हालांकि उसने स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन कम उम्र में उसकी ताकत अभी भी कम थी, इसलिए वह थोड़ी मितभाषी थी। नतीजतन उसका शरीर बहुत कमजोर था और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो धीरे धीरे ही सुधरने लगा। गू जुनर की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए जियाओ यान का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मैं यहाँ आया हूँ। ओह, के लिए उद्धरण चिन्ह। जियाओ यान का चेहरा लाल हो गया और आधे दिन तक हकलाता रहा। वह बिना कुछ बोले स्थिर खड़ा रहा और आखिरकार जियाओमिंग की चौंकती निगाहों के नीचे उसने अपना सिर घुमाया और बाहर भाग गया। जियाओ यान की पीठ को खरगोश से भी तेज दौड़ते हुए देखकर जियाओ मिंग, जो मूल रूप से एक अच्छा शो देखना चाहता था, चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान ऐसा पैंतरा अपनाएगा। चचेरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भागकर चीजें सुलझा लोगे? इसे भूल जाओ, भाग जाओ। चचेरे भाई जियाओ मिंग, क्या तुम कुछ ढूंढने आए हो? जियाओ मिंग कुछ और कहने में आलस कर रहा था क्योंकि नायक पहले ही भाग चुका था और उसने अपना हाथ हिलाया। नहीं, मैं बस गुजर रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भविष्य में अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद रखना चाहिए और जब भी तुम खतरनाक तत्वों का सामना करो, सीधे मदद मांगना चाहिए। रात में ड्यूटी पर तैनात कानून लागू करने वाले जल्द ही आएंगे। ये कहने के बाद वह बिना देर किए मुड़ा और चला गया। उसके साथ बातचीत करने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये व्यक्ति गू जुनर किसी का भी अभिवादन करने और अच्छी तरह से घुलने मिलने में सक्षम लग रहा था, लेकिन वह अंदर से उदासीन थी और उससे आगे बात करना समय की बर्बादी थी। अगर जियाओयान का आधी रात को लड़की के कमरे में घुसने का घिनौना व्यवहार न होता तो वह यहाँ भी नहीं होता। चटका, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से बिस्तर पर वापस जाना बेहतर है। जम्हाई लेते हुए जियाओ मिंग और भी तेजी से चलने लगा। गू जुनर ठंडे चेहरे के साथ अपने कमरे में लौटी और धीमी आवाज में पुकारा, बूढ़ी लिंग। जैसे ही शब्द निकले, एक छाया चुपचाप प्रकट हुई उसके सामने आधा घुटने टेकते हुए। अगर जियाओ मिंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह व्यक्ति गू जुनर द्वारा जियाओ परिवार में लाए गए अंगरक्षकों में से एक था, लिंग यंग। मिस बूढ़ी लिंग, मुझे अभी जो हुआ उसका विस्तृत विवरण दो। हाँ, लिंग यंग ने जल्दी से जो कुछ हुआ था उसका स्पष्ट विवरण दिया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि जियाओ मिंग पीछे पहाड़ पर सो गया था और ये तथ्य कि वह पहाड़ से नीचे आने के बाद शुरू से ही कोने में बैठा हुआ जियाओ यान का इंतजार कर रहा था। जियाओ परिवार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से ये सब 7 सितारा डू सम्राट लिंग यंग की आंखों से छिपा नहीं जा सकता था। लिंग यंग के रिपोर्ट करने के बाद गू जुनर का छोटा चेहरा तुरंत ठंड से ढक गया क्योंकि उसने उस जियाओ यान के बारे में सोचा जिसके पास एक अश्लील मुस्कान थी और वास्तव में लगभग उसके कमरे में घुस गया था। लिंग यंग, मुझे उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये बूढ़ा नौकर था जो लापरवाह था। लिंग यंग, जो आधा झुका हुआ था, ठंड से पसीना बहा रहा था। वह जानता था कि मिस जुनर का क्या मतलब था। वह नहीं चाहती थी कि अगली बार कोई ऐसा हो जो आधी रात को उसकी दीवार पर चढ़ जाए। जिसके बारे में बात करते हुए लिंग यंग को भी थोड़ा अजीब लगा। उसके चरित्र के अनुसार जब वह जियाओ यान जैसे किसी व्यक्ति से मिला जो आधी रात को अपनी मिस की दीवार पर चढ़ गया, तो वह बहुत पहले ही उसके पास जाकर सुअर का चेहरा बना देता। अगर उसके बगल में कोई होता तो भी वह उसे एक छोटी सी दुर्घटना करवा सकता था, जो उसके ताकतवर डू सम्राट के लिए बेहद आसान था। इस बार वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन वह वास्तव में उदासीन था। उसने लगभग जियाओ परिवार के तीसरे युवा स्वामी को घुसने दिया। अच्छा हुआ कि जियाओ यान को उस जियाओ मिंग ने रोक दिया, अन्यथा वह बहुत बड़ी गलती कर देता। वह परिणाम, इसके बारे में सोचते हुए लिंग यंग कांपने से खुद को रोक नहीं सका और उसे लगने लगा कि जियाओ यान का अभी भी प्यारा चेहरा एक घृणित चेहरे में बदल गया है। अगली बार अगर यह बदमाश फिर से आने की हिम्मत करता है तो आप देखेंगे कि मैं उसके कुत्ते के पैर कैसे तोड़ दूंगा। मिस, ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसे गंदा किया जा सके? गू जुन एर ने लिंग यंग की उग्र निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ हिलाया। बस, अब तुम वापस जा सकती हो। हाँ, एक सीटी बजाते हुए लिंग यंग दृश्य से गायब हो गई। जियाओ मिंग, कितना अजीब व्यक्ति है। अगले दिन जियाओ यान बेचैनी से उठा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ जान ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी जांच करने के बाद उसे समझ में आया कि जियाओ मिंग और जियाओ जुनर ने कल जो कुछ हुआ था उसे सार्वजनिक नहीं किया था और वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसका दिल आभारी था क्योंकि उसने डू क्यूई के साथ प्रयोग करने के विचार को भी अलग रखा। इससे लिंग यंग की गणनाएं, जो जियाओ यान को अच्छी तरह से पीटने का इंतजार कर रही थीं, बेकार हो गईं। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही दूसरा जीवन सिमुलेशन शुरू करने का समय आ गया। जियाओ मिंग पहाड़ के पीछे भाग गया। जियाओ मिंग ने पाया कि वह यहाँ आने का अधिक से अधिक आनंद ले रहा था क्योंकि पहाड़ का पिछला भाग जियाओ परिवार की इतनी अधिक आंखों के बिना साफ और शांत था।
पिछली बार से छिपे हुए कोने में जियाओ मिंग क्रॉस लेग बैठा था और अपने मन में चिल्लाया, जीवन सिमुलेशन शुरू करें। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू करें। दिन 1, आप सुबह जल्दी उठे और पूरे दिन साधना की। दिन 2, आप साधना करने के लिए सुबह जल्दी उठे और जियो परिवार के पहाड़ के पीछे आपको एक सांप ने काट लिया, जिसे आपने मार दिया और पाया कि यह सांप की एक गैर विषैली प्रजाति है। दिन 3, आप सांप भगाने वाले पाउडर और कीट भगाने वाली दवा खरीदने के लिए जियो परिवार के बाजार गए, क्योंकि आप भी जियो परिवार के सदस्य हैं। दवा पर 20% की छूट थी। आप अच्छे मूड में घर गए और एक दिन साधना की। दिन 22, आप साधना करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और डू शिष्य के तीसरे सितारे पर चले जाते हैं। दिन 23, परिवार ने एक और डू क्यूई परीक्षण किया। आपने देखा कि साथी जियोयान, जो एक पुनर्जन्मकर्ता भी है, ध्यान का केंद्र था, लेकिन आप उदासीन थे। दिन 24, आप बाजार में घूमते रहे और आपको हुआंग इंटरमीडिएट रैंक डू तकनीक मिली, क्योंकि आप बहुत गरीब थे। आपने देखा कि इसे कैसे खरीदा गया। दिन 87, आप साधना करने के लिए जल्दी उठते हैं और डू शिष्य के चौथे सितारे की ओर बढ़ते हैं। दिन 97, आप जियाओ परिवार डू तकनीक हॉल में जाते हैं। अब तक आपके अधिकांश सहपाठियों ने पहले ही डू क्यूई की खेती कर ली है। आप आसानी से इसमें प्रवेश करते हैं और निम्न श्रेणी हुआंग क्लास टाइगर पावर फिस्ट सीखते हैं। आप बहुत दुखी हैं कि आप केवल इस घटिया निम्न स्तरीय डू तकनीक को ही सीख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिन 98, आप उठते हैं और अपनी डू तकनीक का अभ्यास करने के लिए पहाड़ी के नीचे जाते हैं। अध्याय 6, क्यूई विधि। दिन 292, आप शहर में घूम रहे हैं और सुनते हैं कि मित्तल नीलामी घर में स्टोरेज रिंग की नीलामी हो रही है। स्टोरेज रिंग को अपने शरीर पर छूते हुए आप मुस्कुराते हैं। दिन 357, जियाओ कबीले ने एक बार फिर डू क्यूई साधना परीक्षण आयोजित किया। युवा पीढ़ी को परीक्षण के लिए मंच पर जाने के लिए मजबूर किया गया। आप भीड़ की निगाहों के सामने अपने 7वें सितारे डू शिष्य शक्ति को प्रकट करते हैं। जियाओ कबीला हैरान रह जाता है। दिन 358, आपकी साधना प्रतिभा के कारण कबीले ने आपको एक नौकरानी और 2 रक्षक दिए और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा की खबर फैल गई। दिन 360, आपने जियाओ निंग और अन्य बच्चों के साथ खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अकेले ही साधना की। दिन 535, आपने अपनी ऊर्जा लबादा को संघनित किया और डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचे। आपने कबीले के बुजुर्गों को इसके बारे में सूचित किया, क्यूई विधि प्राप्त करना चाहते थे। दिन 537, आपने अपनी डू क्यूई विशेषता को अग्नि के रूप में मापा और निराश थे कि आप लकड़ी की विशेषता के बिना गोली शोधक नहीं बन सकते थे। आपकी बेहतर प्रतिभा के कारण आपको क्यूई विधि चुनने के लिए डू क्यूई मंडप में जाने की मंजूरी दी गई और डू क्यूई मंडप में हुआंग क्लास की उच्च स्तरीय क्यूई विधि अग्निशोधन प्राप्त की। दिन 662, जियानान अकादमी की प्रवेश टीम वुतान शहर में आए और आप इतने प्रतिभाशाली थे कि आपने प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दिन 663, आपके जाने से पहले ग्रैंड एल्डर ने आपको 30,000 सोने के सिक्कों के साथ एक चांदी का कार्ड दिया। दिन 672, आप जियानान अकादमी पहुंचते हैं। आप उत्साहित हैं और महसूस करते हैं कि आपका भविष्य आशाजनक है। दिन 1700, आप प्रशिक्षण के लिए जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन टीम में शामिल होते हैं और अपने लिए एक कानून प्रवर्तन वस्त्र अनुकूलित करते हैं। दिन 2480, आपने ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और आग से जहर खा गए। दिन 2498, आपने अग्नि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमती औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की। अग्नि ऊर्जा का उपयोग अग्नि विष को हल करने के लिए औषधि खरीदने के लिए किया, ये सोचकर कि आप कितने थके हुए थे। अमीर कीमियागरों से ईर्ष्या की और इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि आपके पास कीमियागर की प्रतिभा नहीं थी। दिन 2499, आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की ओर बढ़ते हैं। दिन 3400, आप गए। दिन 3401, आप शहर में सुनते हैं कि पास में एक गुप्त क्षेत्र खुला हुआ है और आप वहां चले जाते हैं। दिन 3402, आपको बहुत से विशेषज्ञ नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि खबर अभी तक फैली नहीं है और उस रात गुप्त क्षेत्र खुल जाता है। दिन 3420, आप पाते हैं कि यह स्पष्ट रूप से गुप्त क्षेत्र बहुत पुराना और खतरनाक है और आप सीखते हैं कि यह पहली बार है जब इसे दूसरों ने आपको जो बताया है उसके अनुसार खोला गया है। गुप्त क्षेत्र में आपको डी क्लास विंड एंड थंडर ट्विन विंग्स की इंटरमीडिएट लेवल डू तकनीक और डी क्लास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की हाई लेवल क्यूई विधि प्राप्त होती है। दिन 3421, आपने एक टकराव में लड़ाई लड़ी और छठी कक्षा के अमृत जुवान वू डैन की 5 बोतलें छीन लीं। दिन 3422, आपने उनके एक दूसरे से लड़ने का फायदा उठाया और उनका लक्ष्य जुवान बिंग ब्लूग्रास चुरा लिया। दिन 3423, आप घिरे हुए थे और घायल थे। आप आखिरकार भागने में कामयाब रहे।
दिन 3427 आपको पता चलता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और आपके साथ प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति गुप्त क्षेत्र में फंस गया है। दिन 3430 गुप्त स्थान अस्थिर हो जाता है और आप घबरा जाते हैं, अपनी बुरी किस्मत को कोसते हैं। दिन 3434 गुप्त क्षेत्र टूट जाता है और आप मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा तत्वों को निकालना। वर्तमान में उपलब्ध 10 सोने के सिक्के, हुआंग वर्ग, फाइटिंग हैंड की इंटरमीडिएट फाइटिंग तकनीक, डी क्लास, राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की उच्च स्तरीय क्यूई विधि। कृपया एक का चयन करें। जियोमिंग। सिमुलेशन के नतीजों को देखते हुए जियाओमिंग वाकई अवाक रह गया। सिमुलेशन में हुई हताश मौत का तो जिक्र ही नहीं, क्या उसे चुनना भी था। एक मूर्ख भी जानता है कि क्या चुनना है। हालांकि जीवन सिम्युलेटर बेतरतीब ढंग से तत्वों को निकालता है और वास्तव में 3 में से एक अच्छी चीज होना बहुत अच्छा है। जियाओमिंग को बस यही उम्मीद थी कि भविष्य में जीवन सिम्युलेटर में गारंटी तंत्र होगा ताकि 1 सोने के सिक्के, 2 सोने के सिक्के और 3 सोने के सिक्कों का विकल्प कभी भी ना आए। अगर नहीं तो वह वास्तव में इसे फाड़ देगा। डिंग, कृपया एक आइटम चुनें। मैं डी क्लास, राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की उच्च स्तरीय क्यूई विधि चुनता हूं। अपने सामने दिखाई देने वाली सफ़ेद जेड स्लिप को आसानी से पकड़ते हुए जियाओमिंग ने एक पल के लिए चौड़ी आंखों से उस तकनीक का अध्ययन किया जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को उड़ा सकती थी। जेड स्लिप एक अपरिचित चमकीले सफ़ेद जेड से बनी थी, जिसकी परिधि के चारों ओर अजीब शब्द खुदे हुए थे और पूरी चीज़ उसके हाथ में एक अवर्णनीय गर्म एहसास दे रही थी। हाँ, जियाओमिंग को कुछ पता लग गया था और अपने संदेह को परखने के लिए उसने जेड स्लिप में डुक्यूई का एक अंश इंजेक्ट किया। मूल रूप से वह बस इसका परीक्षण कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डुक्यूई वास्तव में इसमें आसानी से अवशोषित हो जाएगी। वास्तव में कुछ अजीब है। भौहें सिकोड़ते हुए जियाओमिंग ने डुक्यूई का एक और अंश इंजेक्ट किया, जो अभी भी आसानी से अवशोषित हो गया था। इसके बाद चाहे जियाओमिंग ने कितना भी डुक्यूई इंजेक्ट किया हो, जेड स्लिप ने हमेशा इसे अवशोषित किया और कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। अधिक से अधिक इसके चारों ओर की सफ़ेद रोशनी थोड़ी उज्ज्वल लग रही थी। उच्च स्तरीय क्यूई विधि की जेड स्लिप डुक्यूई को कैसे अवशोषित कर सकती है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं पता कि यह किस सामग्री से बनी है। बहुत ज़्यादा डुक्यूई का इंजेक्शन लगाने के बाद जियाओमिंग ज़मीन पर गिर पड़ा और थोड़ी देर झिझकने के बाद वह अचानक उठकर बैठ गया। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं कि इस क्यूई विधि को कैसे विकसित किया जाए। अपनी भौहों के पास जेड स्लिप पकड़े हुए उसने अपनी मानसिक धारणा पर ध्यान केंद्रित किया। इसके तुरंत बाद जियाओमिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जोर से हंसा, फिर एक पल बाद शांत हो गया। स्वाभाविक रूप से जियाओमिंग के इतने खुश होने का एक कारण था। मूल रूप से जब उसने राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स चुना तो उसे चिंता थी कि इस क्यूई विधि की विशेषताएं उसकी अपनी विशेषताओं से अलग होंगी। आखिरकार जब जीवन सिम्युलेटर ने विकल्प दिए तो उसने वास्तव में अधिक विवरण नहीं दिखाए, इसलिए यदि विशेषताएं अलग थीं तो उसके लिए ये क्यूई विधि एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है, जो उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जेड स्लिप पर जानकारी प्राप्त करने और उसे सरसरी तौर पर देखने के बाद उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तकनीक में कोई विशेषता नहीं थी। बेशक ये वह बात नहीं थी जिसने उसे इतना खुश किया, बल्कि यह कि क्यूई विधि बहुत शक्तिशाली थी। जानकारी के अनुसार उन्होंने सीखा कि जुड़वां आत्माओं का उदय क्यूई विधि के 2 प्रकार थे। एक विशेष वस्तुओं को खाकर शरीर के अंदर एक विशेष आत्मा बनाना था, जो पहले बहुत कमजोर हो सकती थी लेकिन बाद में स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक वस्तुओं को खाकर बढ़ सकती थी और अंततः आध्यात्मिक बुद्धि को भी जन्म दे सकती थी, जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर सामान्य आंदोलनों से कहीं बेहतर होगी। दूसरे प्रकार का अभ्यास एक बहुत ही सामान्य अभ्यास विधि है। सामान्य क्यूई विधि की तरह पहले प्रकार की तुलना में दूसरा प्रकार खुद को एक आत्मा के रूप में ऊपर उठाना है। जितना अधिक साधना स्तर उतना ही अधिक वह खुद को ऊपर उठाता है। उसकी अपनी डुक्यूई, लचीलापन, आध्यात्मिक धारणा और शारीरिक शक्ति सभी समान स्तर के सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इस तरह की प्रशिक्षण विधि की सीमाएं हैं और एक निश्चित स्तर से ऊपर वृद्धि इतनी अधिक नहीं होगी। आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय डी क्लास तकनीक थी, इसलिए ये स्तर बहुत आम था। लेकिन क्या होगा अगर जियाओमिंग ने कहा कि इन दोनों का एक साथ अभ्यास किया जा सकता है? न केवल उन्हें एक साथ अभ्यास किया जा सकता था, बल्कि एक साथ अभ्यास करने पर वृद्धि भी होती थी। साथ ही अभ्यास करने से शरीर का शरीर के अंदर आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता था, जिससे आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को खाने का अवसर मिलता था और आत्मा को वापस पोषण मिलता था। कुछ चीजें मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन आत्मा को ऐसी कोई चिंता नहीं होती है और वह जितना चाहे उतना ग्रहण कर सकती है। और चूंकि आत्मा से फीडबैक हमेशा मिलता रहता है, इसका मतलब है कि इसे हमेशा मजबूत किया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली क्यूई विधि वास्तव में केवल डी क्लास के उच्च स्तर पर ही होती है। ऐसा लगता है कि यह याओ लाओ के फ्लेम मंत्र जितनी ही शक्तिशाली है। अध्याय 7:2 वर्ष।
जियाओ मिंग फ्लेम मंत्र से मोहित हुए बिना नहीं रह सका, एक ऐसी तकनीक जो विकसित हो सकती है। दुर्भाग्य से अतीत में याओ लाओ ने इसे हान फैंग को भी नहीं दिया था, जिसे उसने बचपन से पाला था, इसलिए वह इसे अपने जैसे अजनबी को कैसे दे सकता था। केवल नियति के नायक जियाओ यान ही उसका पक्ष जीत सकते थे। मूल रूप से जियाओ मिंग को अभी भी उम्मीद थी कि लाइफ सिम्युलेटर फ्लेम मंत्र का चयन करेगा, लेकिन अब जब उसके पास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स था तो जियाओ मिंग के फ्लेम मंत्र के विचार धीरे धीरे फीके पड़ गए। हालांकि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि यह विकसित हो सकता है या नहीं, विभिन्न तकनीकों के बीच का अंतर अभ्यासकर्ता की अपनी ताकत में वृद्धि थी। जितना अधिक जियाओ मिंग ने सोचा, उतना ही उसे लगा कि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स फ्लेम मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है? ये केवल डी क्लास की एक उच्च स्तरीय क्यूई विधि कैसे हो सकती है? डी क्लास सिर्फ एक विधि से खेती करके दी गई रैंक नहीं हो सकती, है ना? क्यू विधि की जेड स्लिप को अपनी उंगलियों से एक नाजुक स्पर्श के साथ सहलाते हुए जियाओ मिंग को लगा कि शायद वह सही हो। दो विधियों से राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की खेती करना आसान नहीं था। पहली खेती विधि में खेती में सहायता के लिए विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती थी और विशेष वस्तुओं को खोजना आसान नहीं था। विशेष वस्तुओं के बिना केवल दूसरी खेती विधि का उपयोग किया जा सकता था। दूसरी खेती विधि वास्तव में डी क्लास की उच्च स्तरीय क्यू विधि के प्रदर्शन के अनुरूप थी। हे, सौभाग्य से इस विशेष वस्तु को अब मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मुझे नहीं पता होगा कि इसे कहाँ खोजना है। राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स के लिए आवश्यक विशेष वस्तु को राइज ऑफ स्पिरिट जेड कहा जाता था और इस सिम्युलेटर द्वारा दी गई राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स को राइज ऑफ स्पिरिट जेड पर उकेरा गया था, जिससे जियाओ मिंग को बहुत मेहनत से बचाया गया। उसने कहा, इस तरह की तकनीक रखने में सक्षम होना, वह गुप्त क्षेत्र वास्तव में कुछ है। जियाओ मिंग को याद आया कि सिम्युलेटर जीवन में कई अच्छी चीजें दिखाई दीं। दुर्भाग्य से वह गुप्त क्षेत्र एक बड़ा जाल है, आप इसमें प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अधिक अच्छी चीजें होना बेकार है, अन्यथा यदि भविष्य में गुप्त क्षेत्र खुलता है तो इसे देखने जाना अच्छा होगा। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, सिम्युलेटर में बताए गए शहर को देखते हुए भविष्य में वहां न जाना ही बेहतर था। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन असली गुप्त क्षेत्र खुल जाए और वह गलती से उसमें प्रवेश कर जाए। क्या वह बिना शव के ही नहीं मर जाएगा? आह भरते हुए, बिना ज्यादा सोचे समझे और क्यूई मेथड जेड स्लिप को अपने स्टोरेज रिंग पर लगाते हुए जियाओ मिंग ने पीछे के पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा। डॉट 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 पानी पूर्व की ओर बहता है, पत्तियां एक के बाद एक गिरती हैं और खेती में समय फीका पड़ जाता है। ओह, जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने मंद रोशनी वाले कमरे में अपने शरीर के अंदर दूध या सफ़ेद ऊर्जा के आवरण को देखा। मैंने तीसरे सितारे डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच बना ली है, समय की गिनती कर रहा हूं, जल्द ही जिया नान अकादमी में प्रवेश शुरू हो जाएगा, है न? उसके पहले जीवन सिमुलेशन को 1 साल से ज्यादा और लगभग 2 साल हो चुके थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने दर्जनों जीवन सिमुलेशन किए थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें जमा की थीं। क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहीं बीच में स्थित था और जियाओ मिंग डू प्रैक्टिशनर चरण में अपनी साधना गति से काफ़ी संतुष्ट था, उसने जीवन सिम्युलेटर से कोई ऐसा अमृत नहीं चुना जो उसकी साधना गति को बढ़ा सके। इसके बजाय साधना स्तर कमोबेश पहले जीवन सिम्युलेटर के परिणामों का अनुसरण करता था। इससे बहुत कम प्रभाव के साथ कदम दर कदम सुधार होता था। दस्तक दस्तक दस्तक, बाहर का हैंडल क्लिक के साथ बज उठा। यह क्या है? युवा मास्टर जियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्गों ने आपको आने के लिए कहा है। समझ गया, मेरा इंतजार करो। इन 2 वर्षों में जीवन सिम्युलेटर से गुजरने और यह जानने के बाद कि जब तक वह सावधान रहेगा, अपनी प्रतिभा को उजागर करना बहुत खतरनाक नहीं होगा, जियाओ मिंग ने समय आने पर सीधे अपनी साधना को उजागर किया। वास्तव में इसे उजागर न करना संभव नहीं था। उस समय जियो परिवार ने सही उम्र के सभी बच्चों को परीक्षण के लिए मंच पर जाने के लिए कहा और निश्चित रूप से जियो मिंग को भी मंच पर जाना पड़ा। जियाओ मिंग को उस समय का दृश्य अभी भी याद है। जियाओ परिवार के सभी अन्य बच्चे पहले स्टार डू डिसिपल पर थे और केवल जियाओ यान दूसरे स्टार डू डिसिपल पर था। जब उसकी बारी आई तो जादुई पत्थर की गोली ने 7 सितारे डू डिसिपल दिखाए, जिसने सीधे पत्थर की गोली के बगल में बैठे डीकन को चौंका दिया। दर्शकों की भीड़ भी अविश्वास में थी। उन्हें लगा कि गोली क्षतिग्रस्त हो गई है। जब बाद में ये पुष्टि हुई कि जादुई पत्थर की गोली क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, तो सभी के चेहरे लाल हो गए और आंखें लाल हो गईं, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जियाओ मिंग ने वास्तव में उनके विचारों को समझा। जियाओ यान 12 वर्ष की आयु में एक डू प्रैक्टिशनर बन सकता था और जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध हो सकता था। वह 5 वर्ष का था और साधना की इस दर पर वह निश्चित रूप से 6 वर्ष की आयु में एक डू प्रैक्टिशनर बन सकता था। यह अंतर कोई छोटी बात नहीं थी। जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध होने की बात तो दूर, आसपास के दर्जनों साम्राज्यों में भी कोई समस्या नहीं होगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हर कोई चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता था जब उन्हें पता चलता था कि उनके परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
उसके बाद जियाओ परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब, जिसे जियाओ यान ने लंबे समय तक नहीं रखा था, जियाओ मिंग के पास आ गया, जिसका जियाओ परिवार में उपचार आसमान छू गया। वह अपने छोटे से बंक से एक छोटे से स्वतंत्र आंगन में चला गया और उसका मासिक वेतन भी बढ़ गया। प्रतिभाशाली लोगों के साथ व्यवहार वास्तव में अलग है। पहले कुलपति और बुजुर्ग मेरे जैसे पारदर्शी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते थे और वे मुझे बुलाने के लिए आमंत्रण शब्द का उपयोग नहीं करते थे। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लाभ स्पष्ट थे, लेकिन जियाओ मिंग आत्मसंतुष्टि में खो नहीं जाएगा और परिणामस्वरूप अहंकारी बन जाएगा। ये पूरा सौदा उसके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। अगर वह थोड़ी चापलूसी और प्रशंसा को सहन नहीं कर सकता था और आंख मूंदकर अहंकारी बन सकता था, फिर वह खेती क्यों कर रहा था? और इस तरह की प्रतिभा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जियामा साम्राज्य में मजबूत कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों के सामने, जैसे कि एक निश्चित विषैले शरीर या डूडी ब्लड लाइन, उसमें और कचरे में क्या अंतर है? दरवाजे के बाहर बूढ़ा बटलर था जो खबर देने आया था। बूढ़े बटलर के बारे में बात करते हुए, जियाओ मिंग उसका नाम नहीं जानता। वह केवल इतना जानता है कि वह पुराने कुलपति जियाओ लिन का अनुसरण कर रहा है। जियाओ परिवार के अन्य लोग भी उसे बूढ़ा बटलर कहते हैं, इसलिए जियाओ मिंग ने भी ऐसा ही किया। बटलर के पीछे पीछे जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और पूछा, बूढ़े बटलर, क्या तुम जानते हो कि कुलपति और बुजुर्ग मुझे क्यों बुला रहे हैं? खांसी। ये बूढ़ा नौकर पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन ये युवा मास्टर जियाओ मिंग से आपकी भविष्य की साधना के बारे में पूछना होगा, है न? मेरी भविष्य की साधना? बूढ़े बटलर की आवाज़ ने जियाओ मिंग को गहरी सोच में डुबो दिया। सिम्युलेटर ने 3 दिन पहले इस मामले का उल्लेख नहीं किया था। जियाओ मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ। तितली प्रभाव नामक कुछ था। सिम्युलेटर होने के बाद वह जानता था कि नकली जीवन का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। जियाओ परिवार परिषद हॉल बहुत दूर नहीं था। वे दोनों साधक थे और जल्द ही हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ओह, युवा मास्टर जियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्ग अंदर हैं। बूढ़े नौकर को काम है, इसलिए वह अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा बूढ़े बटलर, आप पहले जाओ और काम पर लग जाओ। युवा मास्टर जियाओ मिंग बहुत विनम्र हैं। बूढ़ा बटलर मुस्कुराया और धीरे से चला गया। जियाओ मिंग ने प्रवेश द्वार पर नामटिका को देखा और अपना सिर ऊंचा करके हॉल में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खोला। हॉल बहुत विशाल था और भीड़भाड़ नहीं थी। ऊपर की कुछ ही सीटें भरी हुई थीं और वहां केवल 4 लोग थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और 3 उदासीन दिखने वाले बूढ़े। जियाओ मिंग ने उन्हें, कबीले के नेता जियाओ झान और 3 बुजुर्गों को पहचान लिया। जियाओ मिंग, क्या तुम यहाँ हो? जब उन्होंने देखा कि आगंतुक जियाओ मिंग था, तो बुजुर्गों के चेहरे पर उदासीनता गायब हो गई और बेहद चिंतित मुस्कान में बदल गई। अध्याय 8, जियानान अकादमी और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। झुर्रीदार किशमिश की तरह मुस्कुरा रहे कई लोगों के बूढ़े चेहरों को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर कहा, कुलपति, 3 बुजुर्ग, बहुत विनम्र मत बनो, बैठो और चलो बातें करते हैं। जियाओ झान जवाब देने ही वाला था कि सबसे बड़े बुजुर्ग उसके सामने आ गए और जल्दी से बोले, ये बूढ़ा लोमड़ी। जब उसके अपने शब्द छीन लिए गए तो जियाओ झान को अंदर से कुछ झुंझलाहट महसूस हुई। वह जानता था कि इन बुजुर्गों के मन में क्या है। वे बस प्रतिभाशाली जियाओ मिंग को जीतना चाहते थे। जियाओ परिवार के लिए एक ऐसा परिवार जो केवल वुटन शहर में छिप सकता था। जियाओ मिंग की क्षमता वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की परिवार के भीतर कोई छोटी आवाज़ नहीं है। इसके अलावा जियाओ मिंग का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए जियाओ परिवार के सभी सदस्यों के लिए जियाओ मिंग की चापलूसी करना सामान्य बात थी। जियाओ मिंग को देखते हुए, जो पहले से ही एक सीट पर बैठ चुका था और एक परिपक्व और स्थिर तरीके से व्यवहार कर रहा था, जियाओ झान को किसी तरह अपने बेटे जियाओ यान की याद आ गई। चूंकि जियाओ मिंग कहीं से भी प्रकट हुआ था, इसलिए उसने अपनी सामान्य लापरवाह उपस्थिति खो दी थी और इसके बजाय वह साधना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। शायद इस प्रक्रिया में उसे बहुत तकलीफ हुई हो। जियाओ मिंग के बैठने के बाद उसने सबसे पहले बड़ों के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत की, लेकिन उनके बीच उम्र का एक बड़ा अंतर होने के कारण पीढ़ी का थोड़ा अंतर था और कुछ अजीब बातचीत के बाद जियाओ मिंग ने अपने सवाल उठाए। कुलपति और बड़ों, जियाओ मिंग को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? जियाओ मिंग के सवाल से जियाओ झान अपने चिंतन से जाग गया। वास्तव में कुछ नहीं, हम आपसे आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछना चाहते थे। भविष्य की योजनाएं? हाँ, उससे पहले क्या आप हमें अपने वर्तमान साधना स्तर के बारे में बता सकते हैं? जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था। भविष्य की योजना का वर्तमान साधना स्तर से क्या लेना देना है? वास्तव में इसका इससे कोई खास लेना देना नहीं है, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। जियो झान ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। अन्य बुजुर्गों ने भी उत्सुकता भरी निगाहें डालीं। जियाओ मिंग ने अपनी डू प्रैक्टिशनर शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद मैजिक स्टोन मॉन्यूमेंट टेस्ट में जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार जब वह टेस्ट देता था तो छोटे बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता था, बकबक करता था और उसे लगातार परेशान करता था।
अपने कबीले के सदस्यों की निकटता के कारण जियाओ मिंग नाराज नहीं हो सकता था और उन्हें डांट नहीं सकता था, इसलिए वह बाद में डू क्यूई टेस्ट में नहीं गया और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार प्रतिभाशाली लोगों के पास हमेशा विशेषाधिकार होते हैं, है ना? जियाओ जान और बाकी लोगों को अपनी ओर सांस रोककर देखते हुए देखकर जियाओ मिंग ने इसे छिपाया नहीं और हल्के से बोला, ये पहले से ही 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर है। हिस जियाओ जान और कुछ बुजुर्गों ने ठंडी हवा में सांस ली। एक 6 वर्षीय 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर, यह नरक के समान भयानक था। जियाओ मिंग ने देखा कि वे इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। वह थोड़ा अवाक रह गया। डू प्रैक्टिशनर चरण की साधना गति पहले से ही डू शिष्य चरण से अधिक थी और उसकी पिछली साधना गति को देखते हुए ये साधना गति सामान्य से अधिक थी। यदि यह नींव के लिए नहीं होती तो वह और भी तेजी से साधना कर सकता था। हल्की खांसी करते हुए उसने उन्हें अपने होश में आने के लिए याद दिलाया, कई बुजुर्ग, क्या हम काम पर लग सकते हैं? हाँ, ये ठीक है। वास्तव में हमने आपको केवल आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए बुलाया है। आप हमारे परिवार की स्थिति से कमोबेश अवगत हैं। जियाओ परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार नहीं है। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। जियाओ परिवार की वार्षिक आय केवल 100,000 सोने के सिक्कों से अधिक थी और सबसे मजबूत व्यक्ति जियाओ जान इस समय केवल 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर था। आम लोगों के लिए यह एक पावर हाउस था, लेकिन जब जिया मा साम्राज्य में देखा गया तो इसे तीसरे दर्जे का भी नहीं माना जाता था। ये वास्तव में एक छोटा परिवार था। तो तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए कबीले में रहना बहुत बेकार है। ये तुम्हारी प्रतिभा को दफना देगा। कबीला तुम्हें विकसित करने का जोखिम नहीं उठा सकता और ये तुम्हारी विकास दर को प्रभावित करेगा। बात यह है कि कल जिया नान अकादमी छात्रों को दाखिला देने के लिए वुतान शहर आ रही है, इसलिए हमारा इरादा तुमसे पूछना है कि क्या तुम वहां जाना चाहते हो। यदि आप जिया नान अकादमी में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो 1 महीने के समय में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शिष्यों की भर्ती के लिए एक समारोह आयोजित करेगा। आप चयन समारोह में जा सकते हैं। आपकी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से 10 में से 9 में भर्ती किया जाएगा और आपको संप्रदाय के गुरु के व्यक्तिगत शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ मिंग जियाओ जान और बड़ों द्वारा उसे बुलाए जाने का मतलब समझ गया, इसलिए वह इसके लिए चला गया। जियाओ मिंग भी जियाओ परिवार को छोड़कर एक पावर हाउस में शामिल होने का इरादा रखता था। पहले उसने जो लक्ष्य चुना था वह जिया नान अकादमी था। अब विभिन्न बुजुर्गों ने एक और विकल्प पेश किया था, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। ईमानदारी से कहूं तो अगर उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो जियाओ मिंग वास्तव में नहीं जान पाता कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कब शिष्यों की भर्ती कर रहा था। क्या मुझे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना चाहिए? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक डू सम्राट नेता और कई डू राजा बुजुर्ग हैं। मेरे साथ प्रतिभा, अगर मैं शामिल होता हूं तो मुझे निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा। यूनियन के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की भी उच्च संभावना है और मेरी सुरक्षा की गारंटी है। जबकि एक छात्र के रूप में जिया नान अकादमी में शामिल होने से मुझे निश्चित रूप से उतने संसाधन नहीं मिलेंगे जितने एक संप्रदाय में शामिल होने से मिलते हैं और मुझे अपने दम पर अधिक संसाधनों के लिए संघर्ष करना होगा। उद्धरण। जियो मिंग ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने और जिया नान अकादमी में प्रवेश करने के लाभों की तुलना की। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने बहुत समय पहले अध्ययन करने के लिए जिया नान अकादमी में प्रवेश करने का फैसला किया था। क्यों? अगर मुझे सही से याद है तो आप जिस क्यूई विधि का अभ्यास कर रहे हैं वह हुआन क्लास की उच्च स्तरीय क्यूई विधि रिफाइनिंग फायर होनी चाहिए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कुछ बेहतर होना चाहिए। आपकी प्रतिभा के साथ जुड़ने के बाद अपनी क्यूई विधि को बदलना आसान होगा। जिया नान अकादमी में निश्चित रूप से उच्च स्तरीय क्यूई विधि भी है, लेकिन अकादमी एक संप्रदाय की तरह नहीं है। हालांकि अकादमी की ताकत अधिक है, परिणामस्वरूप आप कम संसाधनों का आनंद लेंगे। आपको दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी आवश्यकता है, जो निश्चित रूप से आपके साधना समय को प्रभावित करेगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अभी भी जिया मा साम्राज्य में है। अगर कुछ होता है तो संप्रदाय कुछ समय के लिए आपकी देखभाल भी कर सकता है। जियो मिंग की पसंद सुनकर जियो जान ने व्यापक रूप से भौहें से कुढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही समझ नहीं पा रहा था। वास्तव में एक बात थी जो जियाओ जान ने अभी तक नहीं कही थी, और वह ये कि अगर जियाओ मिंग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता का शिष्य बनने में कामयाब हो जाता है तो यह जियाओ परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। बकवास। बेशक मुझे पता है कि संप्रदाय में मिलने वाले संसाधन जिया नान अकादमी में शामिल होने से बेहतर होंगे, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास हॉल ऑफ सोल्स का रक्षक है। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जानता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पुराने कुलपति यूशान की आत्मा मंदिर के साथ मिलीभगत होगी। जियाओ परिवार के सदस्य के रूप में उसकी स्थिति के साथ क्या वह भेड़िए की मांद में भेड़ नहीं होगा? अगर उसका उपनाम जियाओ नहीं होता तो वह सहमत होता। बेशक ये बात कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास आत्मा मंदिर रक्षक होगा कम से कम अब तो नहीं गिना जा सकता, इसलिए जियाओ मिंग इसे केवल इस तरह से समझा सकता था।
जियानान अकादमी में एक मजबूत संकाय है और मुझे नहीं लगता कि एक छात्र होना मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक शिष्य होने से भी बदतर होगा। इसके अलावा मेरी प्रतिभा के साथ शायद शक्तिशाली डू सम्राटों में से एक मुझे एक शिष्य के रूप में ले जाएगा। अपने वाक्य के अंत में जियाओमिंग ने एक दुर्लभ मजाक किया। इसे भूल जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। जियाओ जान और कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। अगर वह जाने के लिए तैयार नहीं था तो वह बाध्य भी नहीं होने वाला था, और जियाओमिंग ने जो कहा वह दूर की कौड़ी नहीं थी, कोई उसे एक शिष्य के रूप में ले सकता है। जियानान अकादमी में जाना आपके लिए अच्छा है, आप दूसरे बुजुर्ग को आपके साथ ले जाने के प्रयास से बचाते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपके पास पैसे के बिना ये बहुत असुविधाजनक होगा। यहाँ यह आपके समर्थन के लिए 30,000 सोने के सिक्के हैं। जियाओ जान ने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे जियाओमिंग को सौंप दिया। ये देखकर जियाओमिंग एक पल के लिए झिझका और अन्य 3 बुजुर्गों की ओर मुड़ा। 30,000 सोने के सिक्के शायद बहुत ज्यादा न लगें, लेकिन जियाओ परिवार के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। क्या जियाओ जान के लिए उन्हें इस तरह देना वाकई उचित था? जियाओमिंग की जिज्ञासु नज़र देखकर सबसे बड़े बुजुर्ग ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे ले लो, चिंता मत करो, ये कुछ ऐसा है जिस पर हमने अन्य कबीले के सदस्यों के साथ चर्चा की है। इसका मतलब ये था कि 30,000 सोने के सिक्के कबीले द्वारा दिए गए थे, जियाओ जान द्वारा नहीं। जियाओमिंग की जिज्ञासु नज़र देखकर सबसे बड़े बुजुर्ग ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे ले लो, चिंता मत करो, ये कुछ ऐसा है जिस पर हमने दूसरे कबीले के सदस्यों से चर्चा की है। इसका मतलब ये था कि 30,000 सोने के सिक्के कबीले ने दिए थे, जियाओ जान ने नहीं। ये सुनते ही जियाओमिंग कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ा। कुलपति और तीनों बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने के लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी कुछ लेना बाकी है। हाँ, ये है। अध्याय 9 प्रवेश। थोड़ी देर तक हॉल में जियो जान और अन्य लोगों से बात करने और महाद्वीप के चारों ओर घूमने से मिले कई अनुभवों के बारे में सुनने के बाद जियोमिंग अच्छी फसल के साथ अपने स्वतंत्र आंगन में लौट आया। अपनी यात्रा के दौरान 30,000 सोने के सिक्कों के अलावा उसने एक निम्न स्तरीय जुबान रैंक अग्नि विशेषता डू तकनीक, साथ ही कई उच्च स्तरीय हुआन क्लास डू तकनीक भी काटी। इसके अलावा जियो परिवार के बाजार में निम्न श्रेणी की हीलिंग और क्यूई रिटर्न गोलियां भी बेची गईं। कुल मिलाकर वह बहुत अच्छी तरह से तैयार था और यह कहा जा सकता था कि कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था। बिस्तर पर बैठकर उसने ये सारी चीजें अपनी गर्दन पर स्टोरेज रिंग में डाल लीं। जियोमिंग ने अपनी पीठ को फैलाया और बिस्तर पर लेट गया। परिचित माहौल उसके सिर में बना रहा, क्योंकि जियोमिंग को आश्चर्य हुआ कि जियो जान और ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने अचानक उसे इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों दीं। मूल जियो यान जब जियो परिवार को छोड़कर गया तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, है न? अरे नहीं, जियाओमिंग को अचानक याद आया कि मूल में जियाओ यान ने जाने से पहले खुद को माफ कर दिया था कि उसके पास एक रहस्यमयी मजबूत गुरु है और उसने जियाओ परिवार को गोलियां परिष्कृत करने में मदद की थी, और आय के हिस्से के रूप में उसे सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के मिले थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह चला गया तो उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। वास्तव में अब जियाओमिंग को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जियाओ परिवार से मिले 30,000 सोने के सिक्के उसके लिए खर्च करने योग्य थे। जीवन सिमुलेशन के दौरान 1 मिलियन सोने के सिक्कों का विकल्प था और उसने अन्य बेहतर चीज़ों की कमी के कारण उस विकल्प को चुना। ये कहा जा सकता है कि तरलता के मामले में वुटान सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे खेल में हरा सके। 30,000 सोने के सिक्के कुछ न होने से बेहतर थे, मुझे लगता है। और जहाँ तक उन गोलियों की बात है, जियाओमिंग के पास बहुत पहले से ही एक पूरी किट थी। केवल जुबान क्लास डू तकनीक ही जियाओमिंग के लिए मूल्यवान थी, बाकी सब कुछ न होने से बेहतर था। हालांकि यह मामला था, जियाओमिंग वास्तव में अपने परिवार के प्रति बहुत आभारी था। आखिरकार उन्होंने उसके बारे में बहुत सोचा था और उन्हें देखभाल करने वाला माना जा सकता था। जियाओमिंग एक ठंडे खून वाला जानवर नहीं था और स्वाभाविक रूप से अंदर से छुआ जाएगा। वैसे परिवार इतना कुछ दे रहा है, ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, है न? जियाओमिंग की आंखें चौंधिया गईं और अचानक बिना किसी कारण के ऐसा विचार आया। वास्तव में जियाओमिंग ने वास्तव में इसका अनुमान लगाया। जियाओ जान और कंपनी वास्तव में डरी हुई थी कि जियाओमिंग वापस नहीं आएगा। उनकी राय में, हालांकि जियाओमिंग का वर्तमान व्यवहार एक छोटे वयस्क की तरह है, वह केवल 6 साल का था और उसका व्यक्तित्व अभी तक पत्थर की तरह नहीं बना था। वह बाहर खो सकता है और घर आकर खुश नहीं हो सकता, खासकर जब वह अपने परिवार में इकलौता बेटा है और उसके करीब कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि जियाओ परिवार में उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे डर है कि अगर वह 1 या 2 दशक दूर रहने के बाद वापस नहीं आया तो वह वास्तव में वापस नहीं आ सकता है। वह किसी लड़की के बहकावे में आ सकता है और कभी वापस नहीं आ सकता है। जियानान अकादमी जियाओ परिवार से 100,000 मील दूर है, इसलिए वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जियाओमिंग अपने जियाओ परिवार का जीनियस है, अगर वह भाग गया तो वे किसे दोषी ठहराएंगे?
ऐसा नहीं था कि वे जियाओमिंग के ऊपर लेटकर उसका खून चूसना चाहते थे, लेकिन जब जियाओमिंग बड़ा हुआ तो वहां रहने से अन्य शक्तियां डर जाएंगी और परिवार को बहुत लाभ होगा। परिवार में न रहना ठीक था, लेकिन हर नए साल के दिन या साल में 1 या 2 बार वापस आना हमेशा ठीक था, है ना? इसके लिए जियाओमिंग को जियाओ परिवार की अच्छाइयों को याद रखना होगा, पैसे और गोलियां और लड़ाई के कौशल सिर्फ इसके लिए देना होगा। इस तरह की सोच कुछ हद तक उपयोगितावादी हो सकती है, लेकिन परिवार की निरंतरता इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा जीनियस को संसाधन देने की भी एक पुरानी परंपरा थी, और जब जीनियस बाहर आता था तो उसे खुद कुछ देना सामान्य बात थी। अगर उसके परिवार के जिनके पास थोड़े पैसे होते और उसे छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में सावधानी बरतनी पड़ती तो सभी को ऐसा कहने में शर्म आती। उसने ऐसा दिखाया जैसे उनका जियाओ परिवार गरीब है। ये विचार जियाओमिंग को पता नहीं था। हालांकि अगर जियाओमिंग को वास्तव में पता होता कि वे क्या सोच रहे थे तो वह बस यही कहता, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जब उसका साधना स्तर बढ़ता तो वह निश्चित रूप से जिया मा साम्राज्य में वापस लौटता। आखिरकार यहाँ बहुत से उपयोगी लोग और स्वर्गीय खजाने थे। इसके अलावा जियाओ परिवार को बाद में आत्माओं के हॉल द्वारा निशाना बनाया जा सकता था और कबीले को खत्म करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लोगों को भेजा जा सकता था, इसलिए वह कैसे चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता था। कल जिया नान अकादमी में प्रवेश है। जियाओमिंग को साधना करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह आलस से बिस्तर पर लेट गया, एक नर्म और आरामदायक कंबल में लिपटा हुआ, और अंत में गहरी नींद में सो गया। सुबह सुबह खिड़की के दूसरी तरफ सरसराहट करने वाले पक्षी चहचहा रहे थे और बिस्तर के सामने जमीन पर खिड़की से प्रकाश का स्तंभ चमक रहा था, शायद आंगन में हरे भरे पत्ते से जो छाया से भरे हुए थे। बिस्तर पर जियाओमिंग की आंखें थोड़ी बंद थीं, वह आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था और उसका मन उसके शरीर में डूब रहा था। जितनी अधिक शक्ति होगी वह अपने शरीर के अंदर की स्थिति का उतना ही अधिक गहराई से पता लगा सकता था। डू प्रैक्टिशनर स्तर को पार करने के बाद उसने बिना किसी गुरु के एक क्षमता हासिल कर ली थी। जैसे ही उसका मन उसकी पीठ के निचले हिस्से में डूबा, एक हथेली के आकार का दूधिया सफ़ेद बवंडर धीरे धीरे घूमने लगा और एक नेबुला के समान दूधिया सफ़ेद ऊर्जा गैस की एक परत ने बवंडर की परिधि को ढांक लिया। जियाओमिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसका मन छोटे बवंडर को देख रहा था। हालांकि वर्तमान बवंडर आकार में छोटा था, इसमें निहित ऊर्जा जियाओ परिवार में उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। ये गुण स्वाभाविक रूप से ट्विन स्पिरिट्स के उदय के कारण था। जब वह डू प्रैक्टिशनर के माध्यम से गया तो उसने हुआन क्लास हाई क्यूई विधि रिफाइनिंग फायर के बजाय ट्विन स्पिरिट्स के उदय को विकसित करने का विकल्प चुना जो परिवार ने उसे दिया था, और अंततः स्पिरिट जेड के उदय के प्रभाव से वह अपनी क्यूई विधि को दोगुना करने और उन्हें एक साथ विकसित करने में कामयाब रहा। आंतरिक निरीक्षण से पता चलता है कि दूसरों की तुलना में उसकी सर्पिल ऊर्जा में एक और चीज थी, और दूधिया सफ़ेद सर्पिल ऊर्जा के केंद्र में उसी चमकीले दूधिया सफ़ेद द्रव्यमान का एक अंगूठे के आकार का धब्बा था। यही वह आत्मा थी जिसे जियाओमिंग ने राइज ऑफ स्पिरिट जेड का उपयोग करके विकसित किया था। अपने दिमाग की थोड़ी सी हरकत के साथ बवंडर की आत्मा, जो सर्पिल ऊर्जा के साथ बातचीत कर रही थी, गायब हो गई। जियाओमिंग ने अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ उठाया, केवल ये देखने के लिए कि आत्मा, जो अभी गायब हुई थी, उसकी तर्जनी की नोक पर खुशी से नाच रही थी जैसे कि उसमें जीवन हो। जियाओमिंग ने अपनी तर्जनी को हिलाया और आत्मा जल्दी से उड़ गई और एक अवशिष्ट छवि छोड़कर अंत में फर्श पर पत्थर की टाइलों में गायब हो गई। एक विचार के साथ फीकी आत्मा उसकी उंगली की नोक पर फिर से प्रकट हुई। उस आत्मा को देखकर जिसका रंग फीका पड़ गया था, जियाओमिंग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को नहीं खाया है। हालांकि मैं इसे दुश्मन से लड़ने के लिए अपने शरीर से बाहर बुला सकता हूं और इसकी शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन ये स्थायी शक्ति अभी भी अच्छी नहीं है। यह 1 या 2 हिट के बाद काम नहीं करेगी। फिलहाल मैं इसे केवल एक हत्या के हथियार के रूप में उपयोग कर सकता हूं। इसके अलावा इसमें अभी भी केवल कमजोर आध्यात्मिकता है। मुझे डर है कि आध्यात्मिक बुद्धि पैदा होने में बहुत समय लगेगा। हल्के से राहत की सांस लेते हुए, अजीब चीजों के भक्षक को अपने दिमाग में रखते हुए और आत्मा को अपने शरीर में वापस लाते हुए, जियाओमिंग ने बाहर देखा। ये लगभग समय है। जियानान अकादमी का प्रवेश इस समय शुरू हो जाना चाहिए था। यह आगे बढ़ने का समय है। जियाओमिंग उठे और कपड़े पहने छोटे से आंगन से बाहर निकले और रास्ते पर चलते हुए उस कबीले को देखते हुए जो अचानक बहुत खाली हो गया था, उसे अचानक बुरा लगा। आज जियानान अकादमी की प्रवेश टीम वुतान शहर में पहुंची और कबीले के अधिकांश लोग देखने के लिए सामने नहीं गए होंगे, है न? जियाओमिंग ने सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर जियाओ परिवार ऐसा था तो उसे डर था कि अन्य जगहों के लोग भी ऐसे ही होंगे, और इस समय उसे डर था कि वुतान शहर का गेट और प्रवेश स्थल पूरी तरह से भीड़ से अवरुद्ध हो गया होगा। जब वह प्रवेश स्थल पर पहुंचा तो जियाओमिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। चीजें वास्तव में वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। अगर चौक के किनारे व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी लॉर्ड के कार्यालय द्वारा तैनात सेना नहीं होती तो मुझे डर है कि वे उत्साहित लोग पहले ही भाग कर आ जाते।
बहुत देर तक लोगों के समुद्र को घूरने के बाद जियाओमिंग ने हल्की सी आह भरी और अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। इस स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि आज परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। अध्याय 10 प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विशाल चौक के चारों ओर आधा दर्जन चक्कर लगाने के बाद जियाओमिंग आखिरकार चौक के बीच में रुक गया। वह मूल रूप से कम लोगों के साथ कुछ कमजोर जगह की तलाश करना चाहता था, लेकिन चौक के पीछे के हिस्से को छोड़कर, जो खाली था क्योंकि भारी हथियारों से लैस सेना ने उसे 2 या 3 परतों में घेर रखा था, बाकी सभी जगहें समान रूप से भीड़भाड़ वाली थीं। जियाओमिंग के पास उन सैनिकों को पीछे के गेट से अंदर जाने देने की क्षमता भी नहीं थी, और अंत में वह केवल उसी जगह पर वापस आ सकता था। चलो, ईमानदारी से अंदर जाना बेहतर है। अपनी ऊंचाई के लाभ के साथ जियाओमिंग आधे दिन तक अपने से कम 10 साल बड़े लोगों की भीड़ के बीच से गुजरा और आखिरकार पसीने से लथपथ सिर के साथ बाहर निकला। ओह, मैं आखिरकार बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि इन मौज मस्ती करने वाले लोगों में से ज्यादातर की खेती मेरी जितनी ऊंची नहीं है, अन्यथा मुझे अंदर ही अंदर तड़पना और मरना पड़ता। कुछ ही दूरी पर खुले हरे रंग के तंबू को देखकर जियाओमिंग ने राहत की सांस ली। भीड़ तंबू से थोड़ी ही दूरी पर थी और उनके बीच कई गलियारे थे जिसमें प्रशिक्षु जैसे युवा मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल को लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने हाथों में पकड़े हुए थे। जियाओमिंग एक गलियारे में कतार में शामिल हो गया और उसके बगल में एक किशोर ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। छोटे जियाओमिंग को देखकर वह अंदर ही अंदर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बच्चा 7 साल से बड़ा नहीं लग रहा था। उसे नहीं लगा कि यह कोई मज़ेदार खेल है न? दयालुता से उसने कहा, छोटे दोस्त, तुम गलत जगह पर हो। यह कोई मजेदार खेल नहीं है, ये जियानान अकादमी में प्रवेश के बारे में है। जल्दी करो और चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें डांटा जाएगा। उसके शब्दों ने दूसरों का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपना सिर घुमाया। इस बच्चे के बारे में क्या? वाह, कितना प्यारा है। हे, बच्चों की हरकतें क्या होती हैं? छोटा लड़का, जल्दी से घर जाओ। हा, उसके उदासीन चेहरे को देखो, वह वास्तव में परीक्षा के लिए यहाँ नहीं आ सकता। इतनी कम उम्र में 8 सितारा डू शिष्य होने के नाते वह खुद को क्या समझता है? जियाओ परिवार का जियाओमिंग, वुटैन शहर का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह ... रुको, यह जियाओ परिवार का सूट है। वह वास्तव में जियाओमिंग नहीं हो सकता, है न? मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हमने उसे पहले कभी देखा है। जियाओमिंग को अपने आसपास की बातचीत से कोई परेशानी नहीं थी, उसे इस स्थिति की उम्मीद थी। यह अजीब नहीं था कि उसके आसपास के लोग उसे नहीं जानते थे। जब से उसने अपनी ताकत का खुलासा किया था, वह जियाओ परिवार के सामने के दरवाजे से बाहर नहीं जाता था। जब भी वह बाहर जाता था तो उसे खुद को ढकना पड़ता था। इस तरह एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां वह वुटैन शहर में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है। वह यही चाहता था। हालांकि हर कोई जियानान अकादमी जाने वाला था, इसलिए अगर वह अब खुद को उजागर करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जियाओमिंग ने उस किशोर का विनम्रता से अभिवादन किया जिसने उसे पहले याद दिलाने के लिए बहुत दयालुता दिखाई थी, और उसे धन्यवाद दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं जियाओ परिवार से जियाओमिंग हूँ और मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ परीक्षा देने आया हूँ। वाह, ये सचमुच वह है। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुटैन सिटी का पहला जीनियस ऐसा दिखेगा। वह काफ़ी प्यारा है। 7 सितारों वाला 5 साल का लड़का डू डिसिपल, उसे साम्राज्य का पहला जीनियस कहा जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अब उसके पास क्या ताकत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आसपास से आ रही बकबक सुनकर किशोर को पता चल गया कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता था कि आप जियाओमिंग हैं, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया है। कुछ लोग जो पहले बारी से बाहर बोल रहे थे, वे भी चुप हो गए। जियाओमिंग ने यह दिखाने के लिए हाथ हिलाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी छोटी सी घटना के बाद जियाओमिंग को लगा कि कतार में और भी आंखें उसे देख रही हैं। बाहर लोगों के समुद्र को मत देखो, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब जियानान अकादमी में प्रवेश हो रहे थे और शर्तें पहले ही प्रसारित हो चुकी थीं। इसलिए वास्तव में बहुत से युवा लोग नहीं थे जो सही थे उम्र और परीक्षा में जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास। इसलिए बाहर लोगों का जमावड़ा वाकई मज़ेदार था। तुम पास नहीं हुए, अगला। कुछ ही देर में जियाओमिंग की बारी आ गई। पिछले हंगामे के कारण छात्रा ने उसे नीचा नहीं देखा, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लाल क्रिस्टल उसे थमा दिया। छोटे भाई, ये परीक्षण क्रिस्टल बहुत सरल है। इसमें डू क्यूई इंजेक्ट करें और जैसे ही आपकी ताकत डू पावर के 8वें चरण तक पहुंचेगी, यह अपने आप चमक उठेगा। इस तरह आपको प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। मम्मा, जियाओमिंग ने समझ में सिर हिलाया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाकर एक पल के लिए क्रिस्टल बॉल पर टिका दिया, और क्रिस्टल के चमकने के बाद उसने अपनी हथेली वापस खींच ली। ये वास्तव में चमक गया। हालांकि कैडेट ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार जियाओमिंग की उम्र वास्तव में बहुत कम थी। मुझे लगता है कि मैं पास हो गई हूँ।
जियाओ मिंग की आवाज़ ने उसे जगाया, पास अंदर आओ। जियाओ मिंग धीरे धीरे तंबू की ओर चली गई। जैसे ही वह बड़े हरे रंग के तंबू के पास पहुंचा, उसने देखा कि तंबू की छाया में एक दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं कई छोटे छोटे घेरे में एक दूसरे से गपशप कर रहे थे, और यहाँ उनके लापरवाह हाव भाव देखकर उसे लगा कि वे वही होंगे जो बाहर परीक्षा दे रहे थे। सभी जियानान अकादमी के छात्र थे। छाया के पीछे एक दर्जन युवक और युवतियां तपती धूप में जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे गर्मी से पसीने से तर थे, लेकिन उनके हाव भाव संयम से भरे थे, और वे नए छात्र लग रहे थे जिन्होंने अभी अभी बाहर की परीक्षा पास की थी। नए छात्रों में से किसी ने जियाओ मिंग को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, चचेरा भाई जियाओ मिंग यहाँ है। जब उसने बाहर देखा तो जियाओ मिंग ने पाया कि यह जियाओ परिवार का एक सदस्य था जो बहुत पसीना बहा रहा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था। निस्संदेह उसकी चीख ने कई अन्य लोगों, खासकर उसके साथ रहने वाले नौसिखियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। दूसरों की उत्सुक निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग उस जियाओ परिवार के सदस्य के पास गया। क्या परिवार में केवल आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता कि जियाओ परिवार से किसी ने परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि यह वुटैन शहर के 3 बड़े परिवारों में से कम एक था। लेकिन ये कि केवल एक व्यक्ति ही परीक्षा पास कर पाया, थोड़ा चिंताजनक था, क्योंकि अगर हम इसे कठोर रूप से कहें तो जियाओ परिवार के वयस्कता समारोह के लिए 16 वर्ष की आयु में 7 सितारा डू शिष्य की आवश्यकता थी, जो 18 वर्ष की आयु में जियानान अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक 8 सितारा डू शिष्य से कम नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जियानान अकादमी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, इसलिए कोई केवल ये कह सकता है कि वे लोग लापरवाह थे। मैं अकेला हूं जो आया और पास हो गया। ये देखकर कि जियाओ मिंग कुछ हद तक नाखुश लग रहा था, जियाओ परिवार के सदस्य के रूप में उसने जल्दी से दूसरों को समझाने में मदद की। वास्तव में ऐसे लोग थे जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे लेकिन जियानान अकादमी में नहीं जाना चाहते थे, जैसे कि युवा वरिष्ठ मास्टर जियाओ डिंग। जियाओ मिंग ने हैरानी से सिर हिलाया। हालांकि जियाओ डिंग की प्रतिभा जियाओ यान जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसे जियाओ परिवार के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वास्तव में जियानान अकादमी की परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं था। जहां तक जियानान अकादमी में प्रवेश न लेने का कारण है, केवल वह खुद ही जानता था। शायद कई लोगों के लिए जियानान अकादमी का आकर्षण बहुत बड़ा था, लेकिन यह इतना आकर्षक नहीं था। यह विरोधाभासी है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। चमकती धूप में क्रॉस लेग बैठे हुए जियाओ मिंग ने इस कबीले के सदस्य के साथ एक दो शब्द बोलना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन आसपास के लोगों की संख्या में 1 दर्जन की वृद्धि हुई थी। अभी अभी की अनौपचारिक बातचीत के बाद जियाओ मिंग को पहले से ही पता था कि उसके बगल में कबीले के सदस्य का नाम जियाओ शान था। जियाओ शान की बड़ी भौहें, काली त्वचा और गठीला शरीर था, लेकिन वह बातूनी था। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और जियाओ शान ने थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहा, ये वास्तव में घृणित है। हम लगभग पूरे दिन यहाँ धूप सेंकते रहे हैं, जबकि वे पुराने छात्र छाया में बातें करते और हंसते रहे हैं, और कोई भी हमारी देखभाल करने नहीं आया है। जियाओ मिंग ने क्रोधित जियाओ शान को देखा। जियानान अकादमी में प्रवेश के दौरान नए छात्रों को निराश करना लगभग एक अलिखित नियम था। आखिरकार जो प्रवेश की दहलीज तक पहुंच सकते थे, उन्हें आमतौर पर काफ़ी प्रतिभाशाली माना जाता था। ये कहा जाना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति आमतौर पर जिस छोटी सी जगह में वे रहते हैं, वहाँ लाड़ प्यार से पाले जाते हैं और शायद ही कभी उपहास और चिढ़ाने का विषय बनते हैं। और ऐसी मानसिकता के साथ जियानान अकादमी में प्रवेश करना, जहाँ लगभग अनंत संख्या में उत्कृष्ट लोग हैं, किसी बात पर झगड़ा करना और कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा करना आसान है। इसलिए प्रवेश के समय नए छात्रों को उनकी जगह को स्पष्ट रूप से समझाना और उनकी नवजात भावना को तेज करना एक यथार्थवादी और महत्वपूर्ण मामला है। जियाओ मिंग, जियाओ शान और उनके आसपास के अन्य लोग निस्संदेह इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जियाओ मिंग को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस तरह का व्यवहार थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन वह कोई स्वभावगत व्यक्ति नहीं था, और जब तक ये स्पष्ट रूप से उसके प्रति निर्देशित नहीं था, वह ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा हंगामा करने की जहमत नहीं उठाता था। अगर कोई अचानक उछलकर उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए मजबूर हो जाए, तो वह अनिच्छा से अपना हाथ दिखा सकता है। लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई खलनायक नहीं मिला था। तंबू में घुसते ही जियो शान ने उसे बुलाया और आधे दिन तक बातें करता रहा।